क्वेश्चन नंबर 1, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि करेक्ट इनकरेक्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को टैकल करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, करेक्ट या फिर इनकरेक्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनकरेक्ट। इस क्वेश्चन में पूछा है कि कितने स्टेटमेंट्स इसमें इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट हैं। तो पहला स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स टू डायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे डायरेक्टली ना हो करके यहाँ पे क्या होगा, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली यहाँ पे होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, गलत। दूसरा क्या हो जाएगा, ब्रीदिंग इज कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग इज कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है और एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए स्टेटमेंट 2 क्या है आपका, करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन परफॉर्म बाय टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स एंड एक्वेटिक मोलस्क। तो यहाँ पे देखिए वर्ड क्या है, टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे होना चाहिए क्या, एक्वेटिक होना चाहिए, इसलिए ये क्या होगा, ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, गलत। स्टेटमेंट डी देखते हैं, ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड टू द सेल्स आफ्टर ए फिक्स्ड रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि ऑक्सीजन कभी भी किसी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे नहीं दिया जाता है, ऑक्सीजन कंटिन्यूसली प्रोवाइड किया जाता है सेल्स को। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट क्या आपका, गलत है। तो इस क्वेश्चन में हमारे टोटल कितने स्टेटमेंट गलत हो गए, ए गलत हो गया, सी गलत हो गया और डी गलत हो गया। इस तरह से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन परफॉर्म्ड बाय। देखिए क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का जब भी नाम आता है तो आप लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा फ्रॉग्स, लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, वहाँ पे लिखा हुआ है एम्फीबियन लाइक फ्रॉग्स। मतलब जितने भी एम्फीबियंस ऐसे हैं जो फ्रॉग की तरह बिहेवियर जो करते हैं या फिर फ्रॉग की तरह दिखते हैं, वो सारे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पे आता है आपका ब्यूफो, टोड, ये सारे क्या परफॉर्म करते हैं आपके, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इसलिए ऑप्शन ए ना टिक करके आप लोग कौन सा टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 4। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होता क्या है। देखिए हमारे ये ट्यूब्स हैं, अगर इनमें क्या हो, एक्सपायरेशन होता हो तो क्या होगा, अगर एयर यहाँ पे नहीं रहेगी तो ट्यूब को कोलैप्स कर जाना चाहिए था, लेकिन ये कोलैप्स क्यों नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, जिसकी वजह से ये कोलैप्स नहीं कर पाता। तो ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग किस किस पार्ट में पाया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो ये पाया जाता है आपका ट्रैकिया में पाया जाता है, बिल्कुल सही। प्राइमरी ब्रोंकाई में पाया जाता है, बिल्कुल सही। सेकेंडरी ब्रोंकाई में पाया जाता है, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पे देखिए टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स लिखा है, जो कि गलत है। ब्रोंक्यूल्स में तो पाया जाता है लेकिन इनिशियल ब्रोंक्यूल में पाया जाता है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं हम लोग, ट्रैकिया, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई, बिल्कुल सही है। इनिशियल ब्रोंक्यूल बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट बिल्कुल पूरी तरह से सही है। अब हम लोग को करेक्ट ऑप्शन तो मिल गया, लेकिन बाद के ऑप्शन भी हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ट्रैकिया सही है, एल्वेलाई बिल्कुल गलत। एल्वेलाई क्या होता है, एक्सचेंज पार्ट होता है, वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज का काम होता है, इसलिए वहाँ पे इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग बिल्कुल नहीं पाया जाता, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत। ऑप्शन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग, ट्रैकिया बिल्कुल सही, सेकेंडरी ब्रोंकाई बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ पे भी गलती क्या हो गई, टर्मिनल ब्रोंक्यूल वाला पार्ट आ गया, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन है थोरैकिक चैम्बर इज एन मॉर्फोलॉजिकली एयर टाइट चैम्बर। देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, इस बार नीट 2022 में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हैं। 15 क्वेश्चन टोटल ऐसे थे जो असर्शन रीजन स्टेटमेंट पे बेस्ड थे, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए टेस्ट सीरीज में भी ऐसे क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या है, पहला थोरैकिक चैम्बर इज एन मॉर्फोलॉजिकली एयर टाइट चैम्बर। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट सुन के आपको बहुत लग रहा होगा कि हाँ बिल्कुल सही है। थोरैकिक चैम्बर पहली बात बता दें क्या होता है, आगे स्टर्नम से, पीछे वर्टिब्रल कॉलम से, नीचे डायफ्राम से, इन तीनों को जब इनक्लोज होता है तो उस चैम्बर को बोलते हैं हम लोग थोरैकिक चैम्बर। ठीक, देख के लग रहा होगा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि थोरैकिक चैम्बर इज एन मॉर्फोलॉजिकली एयर टाइट चैम्बर। आप लोग ध्यान दिए होंगे इस पे,
लेकिन यहाँ पे एक वर्ड और है मार्फोलॉजिकली, जो कि बिल्कुल गलत है। मॉर्फोलॉजिकली ना हो करके एनसीईआरटी में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनाटॉमिकली। एनाटॉमिकली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, एनाटॉमिकली। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। स्टेटमेंट 2 पर आते हैं, लिखा हुआ है लंग्स आर सिचुएटेड इन 2 थोरैकिक चैम्बर। देखिए सिली मिस्टेक्स कैसे क्वेश्चन में होती है, ऐसे ही क्वेश्चन में आपकी सिली मिस्टेक होती है। कैसे, यहाँ पे आपका देखिए लिखा है 2, आप जल्दी जल्दी रहेंगे, जब भी टाइम पास होगा आपका तो लगेगा कि यार बहुत तेज़ी से टाइम जा रहा है, तो आप जल्दी के चक्कर में इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। कैसे, लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरैकिक चैम्बर सबको पता है, लेकिन ऑप्शन में आपका यहाँ पे 2 भी लिखा हुआ है, जबकि 2 थोरैकिक चैम्बर में तो होता नहीं, सिंगल थोरैकिक चैम्बर में होता है, इसलिए स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। हाँ, क्वेश्चन है टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्विवेलेंट टू। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका, सबसे पहले देखेंगे ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में टूटा हुआ है, तो सबसे पहले ध्यान देंगे इस पहले ऑप्शन में ERV, TV और IRV को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी। क्या बोलते हैं इसको, वाइटल कैपेसिटी। अब अगर हम लोग इसको क्या लिख लें, वाइटल कैपेसिटी लिख लें, तो देखिए ये पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन सेम हो गया, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे टैकल करेंगे, या तो ऑप्शन 3 होगा या तो ऑप्शन 4 होगा। तो पहली बात, टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है आपका, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पिरेटरी पैरामीटर्स कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। देखिए एनसीईआरटी में नहीं है क्वेश्चन, लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है कि कौन सा हम लोग ऐसा लंग कैपेसिटी है जिसको हम लोग स्पायरोमीटर इंस्ट्रूमेंट से मेज़र नहीं कर सकते। तो इसमें ऑप्शन आप लोग को डायरेक्टली याद रखना है इस चीज़ों को, रेजिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी, ये 3 ऐसे होते हैं जो हम लोग डायरेक्टली स्पायरोमीटर से मेज़र नहीं कर सकते। क्यों, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है आपका, फोर्सबल एक्सपायरेशन करने के बाद आपके लंग में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर बचा हुआ है उसको बोलते हैं क्या हम लोग, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम इसलिए हम लोग स्पायरोमीटर से मेज़र नहीं कर सकते। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट, 3rd। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर रिस्पेक्टिवली। किसमें पूछा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ध्यान क्या देना है इसमें, रिस्पेक्टिवली वर्ड दिया है, मतलब पहले ऑक्सीजन फिर CO2। किसमें पूछा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अब देखते हैं सबसे पहले कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा किस किस ऑप्शन में है। तो देखिए यहाँ पे 45 और 40 है, यहाँ 95 और 40 है। देखिए क्वेश्चन ऑप्शंस एलिमिनेट करने का तरीका भी होता है इस तरह से कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगा। तो यहाँ 45 और 40 और 95 और 40 है, ये दोनों ऑप्शंस तो बिल्कुल नहीं होंगे, इनको एलिमिनेट कर दीजिए आप। अब देखिए आप लोगों को पता होगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 mmHg होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, 40 mmHg होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, स्टेटमेंट क्वेश्चन है और इसमें भी देखिए हमने क्या बताया है, टैकल कैसे करेंगे कि सबसे पहले देख लेंगे करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। तो करेक्ट है तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ब्रोंकियोल आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एल्वियोलाई। क्या होना चाहिए यहाँ पे, एल्वियोलाई। ब्रोंकियोल जो होता है वो प्राइमरी साइट एक्सचेंज का नहीं होता है, एल्वियोलाई होता है। सेकंड ऑप्शन क्या पूछा है, सेकंड ऑप्शन में पूछा है एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा बिल्कुल सही है। ब्लड और टिश्यूज के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं। जैसे ब्लड में क्या होता है आपका,
ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन टिश्यूज़ को प्रोवाइड करता है और टिश्यूज़ से CO2 ले जाता है ब्लड, तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक एयर इज़ 104 mmHg। बिल्कुल गलत है। आप लोग कंफ्यूज होंगे इस चीज़ को लेकर के। एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 159 mmHg। NCERT में टेबल बना के दिया है, बिल्कुल ध्यान से उसको पढ़ेंगे। ऑक्सीजन का एटमॉस्फेरिक एयर में पार्शियल प्रेशर होता है कितना, 159 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, 0.3। ठीक, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। और पूछा क्या हमसे, करेक्ट पूछा है। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एल्वियोलाई इज 159 mmHg। बिल्कुल गलत है। आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट दिया गया है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे होना चाहिए आपका 104 mmHg। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 104 mmHg, और यहाँ पे होना चाहिए 159। जस्ट क्वेश्चन को क्रिस क्रॉस कर दिया गया है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सिर्फ एक दिख रहा है, कौन सा, सेकंड ऑप्शन। और हमसे करेक्ट पूछा भी है, इसलिए ओनली बी करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, प्रेशर ग्रेडियंट फॉर CO2 इज फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड। बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रेशर ग्रेडियंट किसका, CO2 का पूछा है। किसका पूछा है, CO2 का। देखिए CO2 टिश्यूज़ में ज़्यादा होता है, ब्लड में क्या होता है, कम होता है, इसलिए वहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट अवेलेबल होगा। मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की बात हो रही है यहाँ पे। टिश्यूज़ में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है या फिर टिश्यूज़ होता है, वहाँ पार्शियल प्रेशर किसका, CO2 का ज़्यादा होता है, CO2 का ज़्यादा होता है। जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो कम होता है। तो असर्शन आपका गलत हो गया। रीज़न देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज लेस इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, इसमें बोला गया पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज लेस इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये भी आपका पूरी तरह से क्या है, गलत है। ये सही है और ये आपका क्या है, गलत है। इसलिए पहला कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, टोटल थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज। देखिए आप अगर बायो के स्टूडेंट है तो हमेशा बिलियन, ट्रिलियन, मिलियन में कंफ्यूजन होता है, और एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है टोटल थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मच लेस देन ए मिलीमीटर। तो ऑप्शन आप देख लीजिए पहले, लेस देन ए नैनोमीटर बिल्कुल गलत, लेस देन 1 बिलियंथ ऑफ मीटर बिल्कुल गलत, लेस देन ए मिलीमीटर ये सही है ऑप्शन। एनसीईआरटी की लाइन है, टोटल थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मच लेस देन ए मिलीमीटर, इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड। तो आप लोगों को पता होगा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कौन ट्रांसपोर्ट करता है, आरबीसीज ट्रांसपोर्ट करता है। कितना परसेंट करता है, तो 97% करता है। और प्लाज्मा के डिजॉल्व स्टेट में कितना परसेंट ट्रांसपोर्ट होता है, तो 3% होता है। इसलिए मैक्सिमम अमाउंट कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा आपका, बाय आरबीसीज इन ब्लड। कुछ करना ही नहीं था, देखते ही क्वेश्चन टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो पहला ऑप्शन आपका, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 20 to 25 टाइम्स हाइयर देन ऑक्सीजन। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अगर ये CO2 होता और ये ऑक्सीजन होता तब जाके क्वेश्चन क्या होता, सही होता, ये स्टेटमेंट सही होता। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है। और हमसे पूछा भी क्या है, इनकरेक्ट पूछा है, तो ध्यान देंगे इस पर कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, अबाउट 20 to 25% ऑफ ट्रांसपोर्टेड एज कार्बामिनोहीमोग्लोबिन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 20 से 25% CO2 जो है कार्बामिनोहीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। एनसीईआरटी की लाइन है, जहां ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 लिखा है उसके तीसरे लाइन में ही ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि 20 से 25% CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कार्बामिनोहीमोग्लोबिन के फॉर्म में, ब्रैकेट में करके लिखा हुआ है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपका। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, अबाउट 20 to 25% CO2 इज ट्रांसपोर्टेड एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। बिल्कुल गलत है।
ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, अबाउट 70 to 75% CO2, बिल्कुल गलत। ये स्टेटमेंट सबको पता होगा गलत है बिल्कुल। तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट गलत हो गए, पहला गलत है, तीसरा गलत है और चौथा गलत है, इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ऑक्सीजन डिसोसिएशन अफेक्टेड बाय। देखिए ये ट्रिकी क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में भी आप लोगों को पता होगा, बायो में तो साफ साफ लाइन लिखी हुई है, लेकिन यहाँ स्टेटमेंट में ऑप्शंस में आपका थोड़ा सा ट्रिक किया हमने। क्या ट्रिक किया, ऑक्सीजन डिसोसिएशन अफेक्टेड बाय, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H+ और टेम्परेचर। तो आप देखते ही सबसे पहले क्या मार्क कर देते हैं, इसको मार्क कर देते हैं, जबकि लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है। आप सेकंड ऑप्शन पे भी ध्यान से आइए, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, pH और टेम्परेचर। आप लोगों को पता होगा pH क्या होता है, pH होता है आपका माइनस ऑफ लॉग H+। तो अगर कोई चीज़ H+ पे डिपेंड कर रहा है तो वो pH पे डिपेंड करेगा ही करेगा, इसलिए सेकंड ऑप्शन भी सही होगा। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। कोई ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज प्रेजेंट इन। ये देखिए ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है मेनली इन प्लाज्मा एंड इन माइन्यूट क्वांटिटीज ऑन ऑर्बिसीज। ये चीज़ गलत है। आप लोग अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो पहले और तीसरे ऑप्शन में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन ही है। मेनली ये पाया जाता है कहाँ पे, आरबीसीज पे, और माइन्यूट क्वांटिटीज़ में कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा में। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए अक्सर लोग भूल जाते हैं, इसमें 5 ml और 4 ml में कन्फ्यूज़न होता है एनसीईआरटी में, और डीऑक्सीजनेटेड की ऑक्सीजनेटेड है, इसमें कन्फ्यूज़न होता है। तो देखिए 100 ml दोनों केस में है, 5 ml के लिए भी और 4 ml के लिए भी। 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर, तो आपका डीऑक्सीजनेटेड केस में क्या करेगा, एल्वेलाई में जाएगा। कहाँ जाएगा, एल्वेलाई में। ठीक है, तो 4 ml ऑफ CO2 किस में ट्रांसपोर्ट करता है, एल्वेलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एनसीईआरटी की लाइन ही थी ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो यहाँ फिर से क्या पूछा हुआ आपसे, करेक्ट और इनकरेक्ट पूछा आपसे, फिर से क्या करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर फाउंड इन 4 ब्रेन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे दो चीज़ पहले देखेंगे हम लोग, क्या 4 ब्रेन दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर दिया हुआ है। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर आप सबको पता होगा 4 ब्रेन में नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है आपका मेडुला में। कहाँ पाया जाता है, मेडुला। कहाँ पाया जाता है, ये मेडुला में। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज प्रेजेंट इन मेडुला। सबको पता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पे पाया जाता है, मेडुला में ना पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका पोन्स रीजन में। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 आपका क्या हो गया, ये भी गलत है। स्टेटमेंट 3 में हम लोग देखते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की लाइन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन से उठाई गई लाइन है, और ये क्या है, बिल्कुल सही है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर मॉडरेट करता है किसके फंक्शन को, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। ऑप्शन डी हम लोग देखते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मॉडरेट द फंक्शन ऑफ न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये बिल्कुल अपोजिट लाइन है, ऐसा नहीं होता। न्यूमोटैक्सिक सेंटर मॉडरेट करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, ना कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मॉडरेट करे न्यूमोटैक्सिक सेंटर को। इसलिए स्टेटमेंट डी क्या है आपका, गलत है। तो अब इसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, तो एक ही करेक्ट दिख रहा है, कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रोनोजन इनटू फाइब्रिन्स इज कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम। देख के तुरंत टिक करने वाला क्वेश्चन है ये, किससे होता है, थ्रोम्बिन से। इसमें ना कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड से उठाया गया लाइन है, डायरेक्ट आप देख करके टिक कर सकते हैं। टिक करके मूव करिए, 5 सेकंड का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 18 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, कैल्शियम आयंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। बिल्कुल सही है, कैल्शियम आयन ही प्ले करता है सबसे मेजर रोल किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है आपका। दूसरा स्टेटमेंट है ए डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ कट और एन इंजरी। जब भी आपको कट लग जाता है तो जब ब्लड क्लॉटिंग बंद हो जाती है उसके बाद यहाँ पे एक स्कम का फॉर्मेशन होता है। आप लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी कट करके कहीं भी किसी को कट लगा हो तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा डार्क रेडिश ब्राउन का कलर का स्कम का फॉर्मेशन होता है। इसलिए स्टेटमेंट 2 भी क्या है, सही है और एनसीईआरटी की लाइन भी है। तो इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट टिश्यू फ्लूइड। फिर से करेक्ट इनकरेक्ट, तो करेक्ट के बारे में हम लोग को देखना है कि कौन से स्टेटमेंट्स क्या है करेक्ट हैं आपके। पहला ऑप्शन है इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 में ऑप्शन ए इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तो टिश्यू फ्लूइड को का ही दूसरा नाम क्या होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसलिए ऑप्शन 1 क्या है, करेक्ट। स्टेटमेंट 1 क्या है, करेक्ट। स्टेटमेंट 2 आते हैं इट डज नॉट हैव द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा। क्या स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल गलत है। इसके पास वही सेम मिनरल कंपोजिशन होता है जो प्लाज्मा में होता है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डज नॉट। इसलिए सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, गलत है। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट्स दिस फ्लूइड एंड ड्रेन्स इट बैक टू मेजर आर्टरीज। अब ये स्टेटमेंट आप पढ़ते टाइम आपको लगेगा बिल्कुल सही है, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक पढ़ेंगे और यहाँ तक आ करके आप टिक कर देंगे, लेकिन बिल्कुल गलत है। लास्ट में यहाँ पे ट्विस्ट आया है कि आप मेजर आर्टरीज ना हो करके यहाँ पे मेजर वेन्स होता है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या आपका गलत। स्टेटमेंट नंबर डी पे आते हैं टिश्यू फ्लूइड इज अ इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन। जी हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। इसलिए ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट डी भी क्या है, करेक्ट है। अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम। तो पहला ऑप्शन क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहा है जिनमें क्लोज ब्लड वेसल्स नहीं होती है, उनके बारे में डिस्कस करना है हम लोगों को। किस किस फाइलम में क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं एनिलिडा एंड ऑर्थोपोडा, बिल्कुल गलत। ऑर्थोपोडा में तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन एनिलिडा में क्या होता है, क्लोज होता है। हमारे पास 2 ही फाइलम ऐसे हैं जिनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, पहला होता है एनिलिडा और दूसरा क्या होता है, कॉर्डेटा। तो इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑर्थोपोडा में भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है और मोलस्का में भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। आप लोग एनिमल किंगडम से गो थ्रू होकर के आए हैं, इसलिए आप लोगों को ये पता होगा चीज़ें कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑर्थोपोडा और मोलस्का दोनों में पाया जाता है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए इस बार पेपर में असर्शन रीजन इसलिए इन्वॉल्व किया गया है ज़्यादा क्योंकि एनटीए ने भी अपने पेपर में 2022 में बहुत सारे क्वेश्चन डाले, उसमें 15 क्वेश्चन स्टेटमेंट और असर्शन रीजन पे थे, 5-6 क्वेश्चन आपके मैच द फॉलोइंग पे थे। इसलिए आपके पेपर में हर पेपर में आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चन, स्टेटमेंट के क्वेश्चन, करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल मिलेंगे। पेपर थोड़ा लेंदी बनेगा क्योंकि पेपर आपका 3 घंटे 20 मिनट का होता है, तो वो पेपर आपको बायो की टाइमिंग को 10-15 मिनट बढ़ा करके क्वेश्चन सारे करेक्ट करके आने हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, असर्शन रीजन टाइप बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन है एनिलिडा एंड कॉर्डेट्स हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है कि 2 ही ऐसे फाइलम हैं, फाइलम एनिलिडा और फाइलम कॉर्डेटा, जिनमें क्या पाया जाता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इसलिए असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीजन देख लेते हैं। ब्लड पम्प बाई हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, बिल्कुल सही है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड का फ्लो, ब्लड का सर्कुलेशन हमेशा क्लोज्ड ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है। इसलिए असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। लेकिन देखिए आपको असर्शन रीजन में 2 ऑप्शन मिलते हैं। असर्शन पहला ऑप्शन होता है असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट,
एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, मतलब रीजन इस असर्शन को एक्सप्लेन भी करना चाहिए। तो बिल्कुल ये असर्शन जो है, ये रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन में है फ्लो ऑफ ब्लड कैन बी प्रिसाइजली रेगुलेटेड इन। अब बताइए, आप लोग खुद इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि अगर आपके ह्यूमन बॉडी में पूरा वेसल्स नहीं होती तो क्या आपका बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो पाता? ब्लड सर्कुलेशन हो पाता? तो ये नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हमारे हार्ट से आपको पता होगा आर्टरीज, वेन्स, एओर्टा, वेना केवा, कैपिलरीज, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक आर्टरी, सिस्टमिक वेन, बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म होती हैं हमारी बॉडी में। और हिपैटिक पोर्टल वेन, सारी जितने भी आर्टरीज वेन्स होती हैं सबको किसके अंदर कंसिडर किया जाता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। तो हमारी बॉडी में जो है ब्लड का फ्लो एक तरह से रेगुलेटेड है। अगर वहीं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता तो ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑल रेप्टाइल्स possess 3 chambered हार्ट। तो देखिए करेक्ट पूछा है, करेक्ट इनकरेक्ट टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 क्या है? ऑल रेप्टाइल्स possess 3 chambered हार्ट। तो ऑल रेप्टाइल्स नहीं होते हैं, रेप्टाइल्स 3 chambered हार्ट possess करते हैं, लेकिन सभी के सभी नहीं। कौन सा एक्सेप्शन है? तो यहाँ पे एक्सेप्शन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्या? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल क्या होता है? एक्सेप्शन होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास 4 chambered हार्ट होता है, इसलिए स्टेटमेंट 1 क्या है? गलत। स्टेटमेंट 2, फिशेस हैव ए 2 chambered हार्ट विद बोथ वेंट्रिकल। बोथ वेंट्रिकल नहीं होता, 1 आर्ट्रियम 1 वेंट्रिकल होता है, इसलिए स्टेटमेंट 2 क्या है? गलत। थर्ड क्या है? इन एम्फीबियंस राइट एट्रियम गेट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? ऑल वर्टिब्रेट्स possess a muscular chambered हार्ट। तो देखिए राइट आर्ट्रियम गेट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ए ऑप्शन क्या है? गलत है। एम्फीबियंस में राइट आर्ट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं गेट करता है, इसलिए क्या है? ऑप्शन नंबर 3 क्या है? गलत। और फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, सभी वर्टिब्रेट्स में क्या होता है? मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, इसलिए क्या है? ऑप्शन नंबर 4 क्या है? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, साइनो आर्ट्रियल नोड इज प्रेजेंट इन। सबको पता है एनसीईआरटी की लाइन है और बिल्कुल देखकर तुरंत टिक करके भागना था, लेकिन इसमें क्या है? थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो सकता है। कैसे? देखिए अपर राइट कॉर्नर ऑफ द लेफ्ट आर्ट्रियम, अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट आर्ट्रियम, सबसे कंफ्यूजिंग ऑप्शन यही फर्स्ट और थर्ड ही हैं। देखते हैं, क्योंकि राइट अपर राइट कॉर्नर में तो पाया जाता है, लेकिन लेफ्ट आर्ट्रियम की राइट आर्ट्रियम, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? राइट आर्ट्रियम। इसलिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ऑर्टियोवेंट्रिकुलर नोड इज प्रेजेंट इन लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट आर्ट्रियम, तो करेक्ट ऑप्शन यही होता है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट आर्ट्रियम। और ऑप्शन 1 क्या है? लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द लेफ्ट आर्ट्रियम। ऑप्शन 2 है राइट अपर कॉर्नर ऑफ द लेफ्ट आर्ट्रियम। ऑप्शन 3 है लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट आर्ट्रियम। एंड ऑप्शन 4 क्या है? अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट आर्ट्रियम। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता है? लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम में ही दोनों पाए जाते हैं, कौन कौन से? साइनो आर्ट्रियल नोड और आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। साइनो आर्ट्रियल नोड पाया जाता है आपका राइट अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट आर्ट्रियम, और साइनो आर्ट्रियल नोड और आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पाया जाता है लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट आर्ट्रियम। तो करेक्ट आंसर इसका क्या कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 26, नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड बाय साइनो आर्ट्रियल नोड। सबको पता है साइनो आर्ट्रियल नोड क्या बोलते हैं? पेसमेकर ऑफ द हार्ट। और यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होता है, तो हमारे ह्यूमन हार्ट में 70 to 75 टाइम्स एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होता है, लेकिन क्या वो पर सेकंड होता है या पर मिनट? तो देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 70 to 75 टाइम्स पर सेकंड। जी नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। 1 मिनट में 70 से 75 बार होता है, तो 60 to 70 टाइम्स पर मिनट गलत है। 70 to 75 टाइम्स पर मिनट, ये ऑप्शन क्या है आपका? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27,
पी वेव रिप्रेजेंट्स, तो पी वेव यहाँ पे किसका, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर क्या है, आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन का मतलब पता होना चाहिए कि डीपोलराइजेशन और एक्साइटेशन सेम वर्ड होते हैं। डीपोलराइजेशन और एक्साइटेशन क्या होते हैं, सेम वर्ड होते हैं। तो स्टेटमेंट 1 ऑप्शन ए देख लेते हैं हम लोग, क्या आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन, जी हाँ बिल्कुल सही है। और एक्साइटेशन ऑफ आर्ट्रिया, दोनों सेम चीज़ें हैं, तो ऑप्शन ए और बी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे अगर दिमाग से क्वेश्चन सॉल्व किया है तो हर एक ऑप्शन में आपको 2-2 स्टेटमेंट वाला ही करेक्ट दिया गया है। तो आप ए और बी पढ़ें और सी और डी को क्या करें, हटा दें, और ए और बी पढ़ के तुरंत आप क्या करेंगे, पहले ऑप्शन को टिक कर देंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो पेपर डिस्कशन कैसा होता है, 2 वे प्रोसेस होता है, जिसमें आपको भी पेपर लेकर बैठना है, साथ में एनालिसिस करना है क्वेश्चंस को कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, क्या हमने एनसीईआरटी की पॉइंट्स मिस किए हैं, क्या हमको और अच्छा करना है, उस चीज़ को हम लोग को एक प्रॉपर अलग से कॉपी में नोट डाउन करते जाना है, और लास्ट में उसको क्या करना है, क्विक रिविजन कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि सी और डी क्यों गलत है। वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन पी वेव रिप्रेजेंट नहीं करता, पी वेव वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, और रिलैक्सेशन ऑफ आर्ट्रिया को तो बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि डिपोलराइजेशन और एक्साइटेशन का मतलब ही क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, ना कि रिलैक्सेशन। तो इसलिए क्या है, ये सी और डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय अक्यूट चेस्ट पेन व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल। आपको सबको पता होगा डिजीज सेक्शन में किस चैप्टर के, सर्कुलेशन चैप्टर के डिजीज सेक्शन में आप जाके देखेंगे तो वहां पे एक डिजीज का नाम दिया हुआ, क्या, एंजाइना। इसका पूरा नाम होता है एंजाइना पेक्टोरिस। आप लोग खुद फील किए होंगे, कभी कभी अपने हार्ट में पेन होने लगता है, आप उठ कर बैठे या फिर लेटे रहें तो आपको हल्का माइन्यूट पेन फील होगा। तो क्यों होता है, क्योंकि इनफ ऑक्सीजन आपके हार्ट की मसल्स को नहीं मिल रही है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, ये एनसीईआरटी की लाइन, आप लोगों को कुछ करना ही नहीं है, सारे ऑप्शंस को बस देखते जाना है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, तो मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट बिल्कुल होता ही है। क्या इसके बिना, हार्ट के बिना आपका सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेशन पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, इसलिए हार्ट तो होगा ही। सेकंड क्या है, नेटवर्क ऑफ ओपन ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स, क्या आपके ब्लड बॉडी में कोई भी ओपन ब्लड वेसल पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन आंसर होगा नहीं, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। थर्ड स्टेटमेंट है नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्लड वेसल्स, तो बहुत सारे हैं, बिल्कुल सही है, और ब्लड तो होता ही होता है, तो कौन सा हो गया, ए, सी और डी, ए, सी और डी, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, बिल्कुल कुछ करना नहीं, देखते ही टिक करना। हार्ट इज ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, हार्ट इज डिराइव्ड मेसोडर्मली। ठीक है, तो इस चीज़ को पढ़ने के बाद आपको पता चला होगा कि किसका ओरिजिन का है, मेसोडर्मल ओरिजिन का है। कुछ करना नहीं है, देखते ही 1-2 सेकंड के क्वेश्चन है और 1-2 सेकंड के बबलिंग। इन सब क्वेश्चंस में आप अपने टाइम को बचाएंगे, तभी लेंथी क्वेश्चंस को पेशेंस के साथ कर पाएंगे, नहीं तो वहाँ पे आप गलत करेंगे बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे चांसेस होते हैं मेरे एरर्स के बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 131, तो ये टाइपिंग एरर था, क्योंकि अभी 1 से 30 जो क्वेश्चन था उसको आप लोग 101 से लेके 130 तक कंसिडर करेंगे। ठीक है, कितने से कंसिडर करेंगे, 101 से लेके 130, ये टाइपिंग एरर था। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 131 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फिर से करेक्ट इनकरेक्ट का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट 1 देखते हैं। हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स, बिल्कुल सही है। हार्ट के पास कितना होता है, 4 चैम्बर, कौन कौन से, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ठीक, सेकंड स्टेटमेंट, आर्ट्रिया आर स्मॉल चैम्बर्स, बिल्कुल सही है, आर्ट्रिया क्या होता है, स्मॉल होता है। थर्ड स्टेटमेंट, वेंट्रिकल्स आर स्मॉल चैम्बर्स, बिल्कुल गलत है, वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, लार्ज, वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, लार्ज। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। स्टेटमेंट डी क्या है, अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, कौन सा स्टेटमेंट, डी, अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, गलत है। क्यों, क्योंकि इसके नीचे क्या, वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, लोअर चैम्बर्स, इसलिए ये भी गलत हो गया।
स्टेटमेंट 5 देखते हैं, लोअर चैम्बर ऑफ वेंट्रिकल, बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट कौन कौन से करेक्ट हो गए यहाँ पे, ए, बी और ई, इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, सेमी ल्यूनर वॉल्स आर प्रेजेंट इन पल्मोनरी वेन एंड लेफ्ट आर्ट्रियम, बिल्कुल गलत। पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा, बिल्कुल सही है। सेमी ल्यूनर वॉल्व कहाँ पाया जाता है, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में। आगे का ऑप्शन देख लेते हैं, पल्मोनरी वेन राइट वेंट्रिकल, कोई मतलब नहीं, गलत है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 4 पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट आर्टरी है, बिल्कुल गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 133, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, ये एनसीईआरटी की लाइन है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्सट्रिंसिकली। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है साफ साफ कि नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, मतलब क्या होता है, ऑटो एक्साइटेबल होता है हार्ट, इसलिए स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है। स्टेटमेंट 2 हो गया, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये भी आपका रेगुलेशन ऑफ द हार्ट एक्टिविटी में दिया हुआ लाइन, ये लास्ट लाइन आपकी उस पैरा की लास्ट लाइन दी हुई है एनसीईआरटी में, तो ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 134, which of the following carries blood from intestine to liver before it is delivered to the systemic circulation? एनसीईआरटी की लाइन है, आपको पूरा याद होना चाहिए। इसका कोई ऑप्शन नहीं होगा। सिस्टमिक वेन बिल्कुल गलत, सिस्टमिक आर्टरी बिल्कुल गलत। जब भी लीवर की बात आ जाए तो कौन करता है, लीवर मतलब हिपैटिक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटो पैंक्रियाटिक वेन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये क्या करता है, इसमें हिपैटो भी और पैंक्रियास भी है, तो जाहिर सी बात है लीवर और पैंक्रियास दोनों कंबाइन की एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। हिपैटिक पोर्टल वेन लॉजिकली भी आप सोच सकते हैं। और एक ट्रिक भी होता है कि जब भी ब्लड लीवर से इंटेस्टाइन से लीवर ले जाता है तो कौन लेके जाता है, हिपैटिक पोर्टल वेन। वैसे एनसीईआरटी की लाइन है, आप चाहें तो तुरंत याद रख सकते हैं, बाकी दिमाग भी लगा के इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डिटेल्ड इवोल्यूशन ऑफ द हार्ट फंक्शन। देखिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी होनी चाहिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ सेक्शन में दिया हुआ है कि कैसे कैसे कौन कौन से लीड्स हम लोग अटैच करते हैं बॉडी में, कि हम लोग को पेशेंट के बॉडी का हार्ट फंक्शन डिटेलिंग में हम लोग ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है। तो देखिए नॉर्मली अटैच किया जाता है एक लीड हर एक रिस्ट पे और एक लेफ्ट एंकल पे, मतलब 3 लीड अटैच की जाती हैं नॉर्मली हर एक रिस्ट पे और एक लेफ्ट एंकल पे। लेकिन डिटेल इवोल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल लीड्स अटैच करते हैं, कहाँ पे, चेस्ट रीजन पे। आपने देखा होगा कई सारी मूवीज़ में या फिर कई सारे वीडियोज़ में, शॉर्ट वीडियोज़ में, कि आपके चेस्ट पे पेशेंट के बहुत सारे लीड्स अटैच होते हैं। वो क्या करता है, डिटेल इवोल्यूशन के लिए होता है। तो डिटेल इवोल्यूशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, मल्टीपल लीड्स अटैच करेंगे, कहाँ पे, मल्टीपल लीड्स अटैच करेंगे, मल्टीपल लीड्स अटैच करेंगे हम लोग कहाँ पे, पेशेंट के चेस्ट रीजन में। इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट, सेकंड ऑप्शन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 136, ट्यूनिका मीडिया। देखिए आर्टरीज और वेन्स की 3 लेयर होती हैं, कौन कौन सी, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ठीक। तो उसमें ट्यूनिका मीडिया वाली जो लेयर होती है वो थिन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। तो इस ऑप्शन इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है, लिविंग ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम, बिल्कुल गलत। दूसरा इज अ लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर, बिल्कुल गलत। इज कंपेरेटिवली थिन इन आर्टरीज, गलत। इज अ लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, बिल्कुल सही ऑप्शन है कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 137, लेयर ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स फ्रॉम आउटर टू इनर साइड। लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है, लेकिन ध्यान देंगे क्वेश्चन में क्या बोला है, आउटर टू इनर साइड, ना कि इनर टू आउटर साइड। कैसे बोला है, आउटर से इनर। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे तो आप लोग देखते ही तुरंत टिक कर देंगे कि ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा, लेकिन यहाँ पे लास्ट लाइन में ट्विस्ट किया, क्या, आउटर टू इनर।
अगर क्वेश्चन दूसरा भी बन सकता था इनर टू आउटर, तो आप लोग को समझना पड़ेगा। आउटर टू इनर दिया है तो ट्यूनिका एक्सटर्ना सबसे बाहर, ट्यूनिका मीडिया बीच में और ट्यूनिका इंटीमा सबसे अंदर वाली। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है? 3rd ऑप्शन। ठीक, तो क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही था? क्वेश्चन नंबर 137 था। ऑप्शन नंबर 3rd करेक्ट था इसका। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 138, इफ रिपीटेड चेक्स ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140/90, दिस इज अ कंडीशन। आप सबको पता होगा नॉर्मल कंडीशन क्या होती है आपकी, 120/80 mm ऑफ Hg। नॉर्मल कंडीशन आपकी यही होती है। लेकिन क्या बोल रहा है कि अगर बार बार पेशेंट चेक कराए और उसका क्या है, उसका ब्लड प्रेशर मेजर होता है 140/90, तो ये किस चीज़ का कंडीशन है? हाइपरटेंशन का, मतलब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। हाइपरटेंशन कंडीशन में क्या होगा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर दोनों क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो सिस्टोलिक प्रेशर आपका देखना है, ऊपर वाला 140 है, नॉर्मल कितना होना चाहिए? 120 होना चाहिए। नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर 80 होना चाहिए, और यहाँ पे कितना दे रहा है? 90। पेशेंट बार बार चेकअप कराता है, उसका सिस्टोलिक प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर दोनों ज़्यादा होता है। इसका मतलब कौन सा डिजीज है? उसको हाइपरटेंशन है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर। लोग नॉर्मल क्या बोलते हैं कि उसको हाई बीपी हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 139 बिल्कुल आपके प्रीवियस क्वेश्चन सही। अगर आपको ये वाला प्रीवियस क्वेश्चन आपने सही करेक्ट किए हैं तो ये भी करेक्ट कर देंगे। न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज प्रेजेंट इन, तो आप लोग खुद पता होगा पॉन्स रीजन में पाया जाता है, ना कि थैलेमस, ना कि स्पाइनल कॉर्ड, ना कि सेरेब्रम। कहाँ पाया जाता है? पॉन्स रीजन में। और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ पाया जाता है? आपका मेडुला रीजन में। बात एकदम क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, ब्लड इज विस्कस इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। देखिए ब्लड प्रोटीन्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, इन सारे प्लाज्मा, इन सबको मिला करके ब्लड की विस्कोसिटी मेजर होती है। ठीक, तो जाहिर सी बात है जिसमें भी सारे ऑप्शंस आएंगे वही करेक्ट होगा। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और ब्लड सेल्स। तो ये सारे ऑप्शंस कौन किस में मैच कर रहे हैं? 4th ऑप्शन। तो यही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 141, विथ रिस्पेक्ट टू रेस्पिरेटरी apparatus स्पीक आउट द इनकरेक्ट पेयर। देखिए इंसेक्ट्स में ट्रैक्यूल्स दिया हुआ है, सब एनसीईआरटी के पहले पैरा में ही दिया हुआ है कि इंसेक्ट का रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है? ट्रैकियल ट्यूब्स। क्या होता है? ट्रैकियल ट्यूब्स। ट्रैक्यूल्स तो बिल्कुल भी नहीं होता, तो पहले ही आपको आंसर मिल गया आपका। इनकरेक्ट पूछा था क्वेश्चन में, इनकरेक्ट पेयर पहला ही है। लेकिन बाद के स्टेप्स, बाद के ऑप्शंस देख लेते हैं क्यों वो इनकरेक्ट नहीं है। एम्फीबियंस में देखिए, एम्फीबियन में आता है फ्रॉग, तो उसमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन शो होता है, और कुछ और एम्फीबियंस हैं जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन शो करते हैं। बाकी एम्फीबियंस में लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है, इसलिए एम्फीबियंस के आगे क्या है? स्किन एंड लंग्स, बिल्कुल सही है। पोरीफेरेंस बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, गैसेस एक्सचेंज उनका बॉडी सरफेस के थ्रू ही होता है, तो पोरीफेरेंस बिल्कुल सही है। जो स्पंजेस होते हैं, क्रस्टेशियंस आर्थ्रोपोड्स में आते हैं, उनमें लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, इसलिए 4th ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट पेयर कौन सा हो जाएगा आपका? पहला। इंसेक्ट्स ट्रैक्यूल्स से नहीं होता है, ट्रैकियल ट्यूब से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच इज ए कॉमन पैसेज इन सॉलोइंग फूड एंड ब्रीदिंग। सबको पता होगा फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज इन सॉलोइंग फूड एंड ब्रीदिंग। तो कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं, गलेट पाया नहीं जाता ह्यूमंस में, तो इसको काट दिया। लैरिंग्स आपका वॉइस बॉक्स होता है जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो इसका कोई रोल नहीं है। ग्लॉटिस जो होता है वो आपका यहाँ पाया जाता है लैरिंग्स से नीचे जस्ट, तो उसका भी कोई रोल नहीं है। फेरिंग्स सबको पता है कॉमन पैसेज होता है किसका? फूड एंड ब्रीदिंग का। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 143,
आर एस फैक्टर इज प्रेजेंट इन, देखिए इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी में आपका पैरा उसमें ब्रैकेट में करके दिया हुआ है। इसको लोग नॉर्मली क्या है, इसको ध्यान नहीं देते एनसीईआरटी में और इसको मिस कर देते हैं। ये ब्रैकेट में करके एनसीईआरटी में आर एस इनकम्पेटिबिलिटी टॉपिक के अंदर दिया हुआ है। कितने % लोगों में होता है, तो ऑलमोस्ट 80% ऑफ ह्यूमंस में आर एस प्रेजेंट होता है, बाकी 20% में क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 144, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन डायफ्राम बिकम्स, देखिए एक्सपायरेशन मतलब क्या होता है, एक्सलेशन, जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उस टाइम पे हमारे डायफ्राम का शेप कैसा होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, फ्लैटेंड, जो कि बिल्कुल नहीं होता। फ्लैटेंड होता है किस टाइम पे, इंस्पिरेशन के टाइम पे। किस टाइम पे होता है डायफ्राम फ्लैटेंड, इंस्पिरेशन के टाइम पे। डोम शेप बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट, सेकंड ऑप्शन। ऑब्लिक तो होता ही नहीं है और नॉर्मल बिल्कुल नहीं रहता, इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 144, ड्यूरिंग फोर्स्ड एक्सपायरेशन एक्टिवली कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स इंक्लूड द, एक्टिवली कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स क्या है, जैसे आप खुद फील करिए, जब खूब तेज़ी से आप सांस को बाहर छोड़ते हैं, एक्सलेशन परफॉर्म करते हैं, तो आपको आपकी एब्डोमिनल मसल्स पे प्रेशर पड़ता है, फोर्स प्रेशर पड़ता है, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एब्डोमिनल मसल्स। एनसीईआरटी की लाइन भी है आपकी कि जब भी हम लोग को फोर्स एक्सपायरेशन करना पड़ता है तो वहाँ कौन से मसल्स मेजर रोल प्ले करती हैं, एब्डोमिनल मसल्स। टिक कर दिए सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 146 आइए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट आवर लंग कैन नॉर्मली होल्ड इज। अभी हमने कुछ 20-30 क्वेश्चन पहले ये डिस्कस किया था कि टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। अब वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, एक फोर्स्ड एक्सपायरेशन करने के बाद मैक्सिमम वॉल्यूम एयर कितना हम लोग अंदर ले सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम को मिला के क्या बोलते हैं हम लोग, टोटल लंग कैपेसिटी। और यही आपका क्या होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम एयर का जो एक इंसान अपने अंदर रख सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, टोटल लंग कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 147 में आते हैं, द पैसेज थ्रू विच एयर इज ब्रीथ इन। देखते हैं कौन कौन सा पैसेज दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 ट्रैकिया फिर लंग्स, बिल्कुल गलत है। ट्रैकिया के बाद डायरेक्ट पहले ट्रैकिया में तो जाता ही नहीं है, ट्रैकिया फिर लंग्स फिर लैरिंग्स फिर फेरिंग्स, एल्वेलाई बिल्कुल गलत है, पूरा पाथवे गलत है। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 क्या है, बिल्कुल गलत है। दूसरा देखते हैं, नोज फिर लैरिंग्स फिर फेरिंग्स फिर ब्रोंकस फिर ब्रोंक्यूल्स, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन क्या है, नोज माउथ लंग्स, बिल्कुल गलत। फोर्थ ऑप्शन क्या है, नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। फेरिंग्स ठीक है, फिर लैरिंग्स सही है। ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेलाई, करेक्ट पाथवे क्या है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 148 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू नेजोफेरिंग्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्या नेजल चैम्बर ओपन कहाँ होता है, नेजोफेरिंग्स में। तो स्टेटमेंट 1 क्या है, बिल्कुल सही। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, फेरिंग्स हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन, बिल्कुल गलत है। कोई भी इसको गलत ही बोलेगा, बहुत कॉमन सी चीज़ है, सबको पता होगा। फेरिंग्स नहीं, ये काम कौन करता है, लैरिंग्स, इसको क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स ही किसमें हेल्प करता है, साउंड प्रोडक्शन में। तो स्टेटमेंट 2 क्या है, गलत है आपका, इसलिए क्या ऑप्शन हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 1 इज करेक्ट, कौन कौन सा है, 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स, बिल्कुल सही सेकंड ऑप्शन 148 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सबल एक्सपायरेशन। सबको पता है कि हम लोग नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो भी वॉल्यूम हम लोग एक्सपायर कर सकते हैं एडिशनली, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इस चीज़ की वैल्यू कितनी होती है, 1100 ml। देखिए आपको वॉल्यूम भी याद रखना है, IRV कितना होता है, ERV कितना होता है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है।
देखिए एक्सपेरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में नॉर्मली लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, किसमें ERV में और RV में। कैसे? क्योंकि एक्सपेरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का वैल्यू जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में वो 1100 ml दिया हुआ है, और रेजिडुअल वॉल्यूम का 1100 से लेकर के 1200 ml दिया हुआ है। तो आप लोग एक ट्रिक याद रखेंगे कि रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा एक्सपेरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से ज़्यादा होता है। क्या ट्रिक याद रखेंगे? कि ERV से RV की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी। ये एक ट्रिक याद रख के आप लोग, कई बार क्या होता है ऑप्शन मैचिंग में ऐसे कर देता है कि ERV 1100 लिखा है, फिर रेजिडुअल वॉल्यूम भी एक साइड दिया हुआ है और वैल्यू इधर 1200 दिया है, तो रेजिडुअल वॉल्यूम को आप लोग किससे मैच करेंगे? 1200 से, और ERV को किससे मैच करेंगे? 1100 से। ठीक है, डन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 150, ये रिएक्शन है आपका। बायो में रिएक्शंस बहुत कम देखने को मिलते हैं, प्लांट फिजियो में कुछ है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, उसके बाद ह्यूमन फिजियो में भी कुछ रिएक्शंस ही हैं यहाँ पे। तो आपको इस रिएक्शन में क्या देखना है कि कौन से एंजाइम इस रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं। तो सबको पता होगा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में इस जगह पे ही एंजाइम का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो CO2 प्लस H2CO3 का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या? कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। कौन एंजाइम कैटेलाइज करता है इसको? तो सबको पता होगा कौन सा करता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक, लेकिन क्या इन दोनों इक्वेशंस को, दोनों स्टेप्स को कार्बोनिक एनहाइड्रेज ही करता है? ये हम लोग देखते हैं, एनसीईआरटी में मेंशन है। अगर इक्वेशन याद है आपको तो आपको पता होगा कि दोनों स्टेप्स को कौन करता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ पे। कार्बोनिक, तो ऑप्शन देख लेते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज डीकार्बोक्सिलेजेस, बिल्कुल गलत। पहला स्टेप कार्बोनिक एनहाइड्रेज तो करता है लेकिन डीकार्बोक्सिलेज नहीं करते, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, डीकार्बोक्सिलेसिस करता ही नहीं है, डीकार्बोक्सिलेसिस करता ही नहीं, बिल्कुल गलत। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, बिल्कुल सही, कार्बोनिक एनहाइड्रेज बिल्कुल सही, इसलिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 151, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व विल शिफ्ट टू राइट इन केस ऑफ। देखिए आप लोगों को पता होगा एनसीईआरटी में ग्राफ बना हुआ है किस तरह का? सिग्मॉइड कर्व। सिग्मॉइड कर्व बना हुआ है। ठीक, सिग्मॉइड कर्व बना हुआ है वहाँ पे, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, सिग्मॉइड कर्व ग्राफ इस तरह से एनसीईआरटी का दिया हुआ है। इसका नाम क्या है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक, आप लोगों को पता है वहाँ पे फैक्टर्स भी दिए हुए हैं, कौन कौन से? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H+ और टेम्परेचर। देखिए जब इन फैक्टर्स का वैल्यू बढ़ता है, मतलब अगर आपने पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा दिया, H+ की वैल्यू बढ़ा दी, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो क्या होता है? ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट करने लगता है। जो HbO2 का फॉर्मेशन होता है वो टूट करके क्या बनने लगता है? Hb+O2। क्या टूटे? किसमें टूटेगा? हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में। मतलब अगर राइट शिफ्ट होता है कर्व तो ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हो रहा है, किससे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। तो यहाँ पे क्या होगा? इसके लिए हमको क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन का डिसोसिएशन के लिए हम लोग को पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, H+ ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन pH की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम। तो देखते हैं क्या क्या कंडीशंस हैं। हाई PCO2 बिल्कुल पहले ऑप्शन में मिल गया। जो बच्चा समझदार होगा पहला ऑप्शन देख के टिक करके आगे बढ़ेगा, बाकी फालतू टाइम एग्जाम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसलिए बता रहे हैं कि आगे का ऑप्शन क्यों गलत है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया है, आगे के देखते हैं गलत क्यों है। लो PCO2 गलत। अगर लो PCO2 होगा तो जो कर्व होगा वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। हाई PO2 लेफ्ट की तरफ, लेस H+ कंसंट्रेशन लेफ्ट की तरफ, इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 152 पर आते हैं हम लोग। मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। इस बार मैचिंग टाइप के कितने क्वेश्चन आए? टोटल 5 से 6 क्वेश्चन है नीट 2022 में हमारे। तो सबसे पहले मैच देखते हैं क्या क्या करना है मैच हम लोग को। इंसेक्ट्स, यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं और उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन से हम लोग को मैच करना है। तो इंसेक्ट्स का मैचिंग हम लोग किससे करेंगे? प्रीवियस क्वेश्चन में ही डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। इंसेक्ट का रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है ट्रैकियल ट्यूब्स। एनसीईआरटी के रेस्पिरेटरी चैप्टर, रेस्पिरेशन चैप्टर में पहले ही पेज पर दिया हुआ है सारे ऑर्गेनिजम्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में।
तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन इंसेक्ट का क्या हो जाएगा, ट्रैकियल ट्यूब, इसलिए 4th नंबर पे क्या चला जाएगा आपका ए। ठीक। फेरेटिमा मतलब फेरेटिमा मतलब यहाँ पे आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन फेरेटिमा शो करता है क्या, मॉइस्ट क्यूटिकल। तो यहाँ पे मॉइस्ट क्यूटिकल किसका है आपका, ऑप्शन नंबर 5th। तो 5th में क्या आगे क्या हो जाएगा, बी। मोलस्क लंग से रेस्पिरेशन शो करते हैं, इसलिए सी, लंग्स के आगे क्या हो जाएगा, सी। फिशेज गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, इसलिए किसके आगे क्या हो जाएगा, डी। एम्फीबियंस स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन शो करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, जिससे फ्रॉग शो करता है, इसलिए एम्फीबियंस के आगे क्या हो जाएगा, ई। तो यहाँ पे हम लोग मैच कर लेते हैं। अब फर्स्ट के आगे डी, लंग्स के आगे सी, सेकंड के आगे सी, थर्ड के आगे ई, फोर्थ के आगे ए, फिफ्थ के आगे बी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 153, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। तो कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो रिदमिक एक्टिविटी हार्ट के का मेंटेन करता है। तो आप सबको पता होगा, इसको बोलते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट, और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, साइनो आर्टेरियल नोड, मतलब SAN। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकंड। तो हम लोग इस पे टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 154 क्वेश्चन है, कंडक्शन ऑफ द हार्ट व्हेन कंडक्शन ऑफ द हार्ट व्हेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। हार्ट कब हम लोग बीट करना स्टार्ट कर देता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ये कंडक्शन नहीं है, टाइपिस्ट की एरर है, यहाँ कंडक्शन नहीं, यहाँ पे कंडीशन होगा। कंडीशन ऑफ द हार्ट व्हेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कार्डियक अरेस्ट। देखिए 3 चीज़ें हैं, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट। ये तीनों डिजीज एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कार्डियक इंसोम्निया का कहीं डिस्कशन नहीं हुआ है एनसीईआरटी में, इसलिए बिल्कुल इसके आने के चांसेस हैं भी नहीं। इंसोम्निया वर्ड का मतलब क्या होता है, when something sleeps means when something becomes inactive, the term insomnia used। इंसोम्निया कब यूज किया जाता है, जब कोई चीज़ इनएक्टिव हो जाता है तो उसको बोलते हैं क्या, इंसोम्निया। तो इंसोम्निया हमने यहाँ कार्डियक इंसोम्निया जो डिजीज है, यहाँ पे एनसीईआरटी में कहीं डिस्कशन नहीं है, तो इस ऑप्शन को हम लोग सबसे पहले हटा देते हैं, ये नहीं होता है। अब 3 के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। सबसे पहला क्या है, हार्ट अटैक। सबसे पहला है हार्ट अटैक। ठीक, हार्ट अटैक कब आता है, जब हार्ट की मसल्स सडनली डैमेज हो जाती हैं। तो हम लोग को क्वेश्चन में ये तो पूछा नहीं है, क्वेश्चन में पूछा हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। क्वेश्चन में अगर ये मेंशन होता कि हार्ट मसल इज सडनली डैमेज, तो हम लोग किस ऑप्शन पे टिक करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 पर। लेकिन यहाँ पे पूछा है क्या, हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा, क्योंकि हार्ट अटैक में हार्ट की मसल सडनली डैमेज हो जाती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है, गलत है। सेकंड ऑप्शन पे आता है हार्ट फेलियर। देखिए हार्ट फेलियर वो कंडीशन होती है जब हार्ट जो है हमारे ह्यूमन का इफेक्टिवली ब्लड को पंप नहीं करता। अगर हार्ट ह्यूमन का इफेक्टिवली ब्लड को पंप नहीं कर रहा है तो हार्ट फेलियर का कंडीशन है, इसलिए सेकंड ऑप्शन भी क्या होगा, नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। अब अगर एलिमिनेट किया जाए तो थर्ड ही बचा, क्योंकि फर्स्ट भी कट हो गया, सेकंड भी कट हो गया, फोर्थ भी कट हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड। लेकिन थर्ड आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, कार्डियक अरेस्ट डज नॉट मीन हार्ट अटैक एंड इट ऑल्सो डज नॉट मीन हार्ट फेलियर। सो कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, जब हार्ट की बीटिंग स्टॉप हो जाती है, इसलिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन नंबर 155 है, मिट्रल वॉल्व इज प्रेजेंट बिटवीन। बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करना था इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन देखते ही तुरंत टिक करना था, 5 सेकंड भी नहीं लगते, बबलिंग और उसको इंक्लूड करके। मिट्रल वॉल्व सबको पता होगा किसका दूसरा नाम है, बाइकस्पिड वॉल्व का। किसका नाम है दूसरा नाम, बाइकस्पिड वॉल्व का। बाइकस्पिड वॉल्व का दूसरा नाम क्या होता है, मिट्रल वॉल्व। और ये किसके इसके बीच पाया जाता है, तो पाया जाता है लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच। मिट्रल वॉल्व किसके बीच पाया जाता है, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच। देख लेते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोगों को करेक्ट दिख रहा है। लेकिन
आप लोग को एक चीज़ और पता होगा, एक ट्राइकस्पिड वॉल्व भी होता है, इसके अंदर क्या होते हैं 3 मस्कुलर फ्लैप्स पाए जाते हैं या 3 मस्कुलर कस्प का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। वो आपका किसके बीच पाया जाता है, राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच पाया जाता है। अगर वो क्वेश्चन में यहाँ पे आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है तो आप लोग किसके बीच टिक करते हैं, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, फोर्थ ऑप्शन में। तो ध्यान देंगे कि मिट्रल वॉल्व किसको बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व को। बाइकस्पिड वॉल्व किसके बीच में पाया जाता है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, और वहीं ट्राइकस्पिड वॉल्व किसके बीच में पाया जाता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन नंबर 156 में करेक्ट इनकरेक्ट टाइप का क्वेश्चन है। आप लोग के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे इंक्लूड किए गए हैं करेक्ट इनकरेक्ट बेस्ड, क्योंकि नीट में इस बार पेपर ऐसा पैटर्न फॉलो हुआ कि करेक्ट इनकरेक्ट असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और मैचिंग वाले क्वेश्चंस पूरे पेपर में आप लोग को दिखे थे, इसलिए आप लोग के पेपर में भी उस टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। तो करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन है, देख लेंगे पहले क्या पूछा है क्वेश्चन में, करेक्ट है कि इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है क्या पूछा है, करेक्ट। तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। एंड ऑफ द टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ द डायस्टोल, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। यहाँ से आप लोग पढ़ते हुए देखेंगे लास्ट में आकर के इसने क्वेश्चन स्टेटमेंट में ट्विस्ट किया है, और यहाँ क्या होना चाहिए, डायस्टोल की जगह क्या होना चाहिए, सिस्टोल। क्या होना चाहिए, सिस्टोल। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। दूसरा ऑप्शन है टी वेव रिप्रेजेंट्स रिपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया, ये बिल्कुल गलत है। और सिस्टोल का मतलब आपको पता होना चाहिए, एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में जब आ जाता है उस चीज़ को क्या बोलते हैं, सिस्टोल। तो टी वेव रिपोलराइजेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए, एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में जब आ जाता है तो उसको बोलते हैं क्या, रिपोलराइजेशन। तो यहाँ पे दिया है टी वेव रिप्रेजेंट्स रिपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया, ऐसा नहीं होता है। टी वेव क्या रिपोलराइजेशन शो करता है, वेंट्रिकल्स का रिपोलराइजेशन शो करता है। तो यहाँ पे अगर वेंट्रिकल्स होता है तो ये ऑप्शन सही होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या है, गलत। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, पी वेव रिप्रेजेंट्स रिपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया, बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वाले सेक्शन में जब भी वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का डिस्कशन हुआ है तो सबसे पहले क्या आया है, टी वेव। टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, डीपोलराइजेशन शो करता है, ना कि रिपोलराइजेशन, और किसका, आर्ट्रिया का। इसलिए भी कौन सा ऑप्शन है, ए भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन भी क्या है आपका, गलत। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, डीपोलराइजेशन ना कि रिपोलराइजेशन। ऑप्शन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग, QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। वैसे एलिमिनेट करके आप लोग देखें तो फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट होगा, इसमें आप लोग दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। अगर नहीं भी समझ आ रहा, नहीं भी याद है, आप एलिमिनेट कर दिए 3 चीज़ों को, तो ऑप्शन कौन सा बचता है, फोर्थ। और नीट में ऐसा नहीं होता कि फोर्थ ऑप्शन के अलावा 5वां ऑप्शन भी कोई बने, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ। वैसे आपको पता होगा, अगर जिसको पता होगा तो ऑप्शन 4 देखते ही टिक कर देता कि QRS कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। और इसी को काउंट करके हम लोग नंबर ऑफ हार्ट बीट को भी काउंट कर सकते हैं। एक पल्स को कौन सा करता है आपका, QRS कॉम्प्लेक्स। तो QRS कॉम्प्लेक्स को ही हम लोग काउंट करके नंबर ऑफ हार्ट बीट को भी काउंट कर सकते हैं, ठीक। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। इस बार पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन असर्शन रीजन क्या है, जैसे एम्स टाइप का पेपर फीलिंग में आ रहा था, इसलिए क्या होगा कि असर्शन रीजन क्वेश्चन को हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, आप कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं पेपर में जिनमें आप अपना टाइम दे सकते हैं, टाइम दे कंज्यूम करिए थोड़ा सा वहाँ पर, और जो छोटे क्वेश्चन हैं वहाँ से टाइम को बचाइए आप, तभी आप बायो का पेपर या फिर पूरा पेपर इफेक्टिवली कर पाएंगे उस पर्टिकुलर 3 घंटे 20 मिनट टाइम ड्यूरेशन के अंदर, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग असर्शन क्या दिया हुआ है, ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, बिल्कुल करेक्ट असर्शन है। रीजन देखते हैं, हार्ट ऑटो रेगुलेटेड बाय नोडल टिश्यूज, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है अभी। हार्ट ऑटो रेगुलेटेड बाय नोडल टिश्यूज, और नोडल टिश्यूज हम लोग आपको बता दें NCERT में लिखा गया है स्पेशलाइज्ड मसल्स होती हैं नोडल टिश्यूज, इसलिए क्या है, स्टेटमेंट सेकंड भी सही है, स्पेशलाइज्ड मसल्स होती हैं, ठीक। तो रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है। अब देखते हैं कि रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। तो जी हाँ, रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट, गलत।
बोथ असर्शन एंड रीजन करेक्ट, सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 158 पे आते हैं हम लोग। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बेसिस पे आपको पता होना चाहिए सारी चीज़। इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपको सारे रिजर्व वॉल्यूम्स, सारे इंस्पिरेटरी, सारे लंग कैपेसिटीज़ पता होने चाहिए। तो ऑप्शन बाई ऑप्शन चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो होता है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आपका इक्विवेलेंट होता है किसके, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी किसके इक्वल होता है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 में भी आपका करेक्ट ऑप्शन मिल गया, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 159, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज। आप सभी लोगों को पता होगा, पिछले 2-3 क्वेश्चंस में डिस्कस हो चुका है। लास्ट के 50 क्वेश्चंस में 2 से 3 बार वाइटल कैपेसिटी का टर्म आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आपके क्वेश्चन करेक्ट होंगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। डायरेक्टली आप लोग इसको टिक कर देते हैं तुरंत कि वाइटल कैपेसिटी किसके बराबर होता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, IRV प्लस ERV। जी नहीं, यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम होता तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होता, तो ये ऑप्शन कौन सा है, गलत। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, IRV प्लस ERV प्लस TV माइनस RV। रेजिडुअल वॉल्यूम का कहीं रोल नहीं होता है आपका किसमें, वाइटल कैपेसिटी में, इसलिए क्या है, ये भी गलत, फर्स्ट ऑप्शन भी गलत था। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाता है, आपका टोटल लंग कैपेसिटी के इक्विवेलेंट हो जाता है, इसलिए क्या होगा, ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 पे जाते हैं हम लोग, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। हम लोग को वो ऑप्शन मिल गया जिसके लिए हम लोग ढूंढ रहे थे, जिस ऑप्शन को हम लोग ढूंढ रहे थे कि वाइटल कैपेसिटी किसके बराबर होता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बराबर प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 160 पे आते हैं हम लोग। आफ्टर फोर्सबल इंस्पिरेशन द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट बाय मैक्सिमम फोर्स्ड एक्सपायरेशन इज इक्वल टू। देखिए ये क्वेश्चन बस स्टेटमेंट के से घुमाया गया हम लोगों का, लास्ट वाला क्वेश्चन ही है बिल्कुल। देखिए जो अमाउंट ऑफ एयर मैक्सिमम लोग एक्सेल करते हैं आफ्टर फोर्सबल इंस्पिरेशन, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वाइटल कैपेसिटी। क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी। तो डायरेक्टली ना पूछ करके थोड़ा सा स्टेटमेंट में घुमाया गया आपको, ये क्वेश्चन बस पूछ रहा है कि वाइटल कैपेसिटी किसके बराबर होता है। तो आप लोग अगर स्टेटमेंट समझ गए तो तुरंत टिक कर देंगे करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट कौन सा हो जाएगा, IRV प्लस RV प्लस ERV। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 161, ये मैचिंग क्वेश्चन है आपका, कॉलम 1 विद कॉलम 2 मैच करना है। टाइडल वॉल्यूम सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम आप सबको पता होगा कितना होता है, टाइडल वॉल्यूम आपका होता है 500 ml ऑफ एयर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइडल वॉल्यूम के आगे हम लोग क्या लिख देंगे, इसके आगे ए। सेकंड है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सबको पता होगा 2500 से 3000 ml ऑफ एयर होता है, तो इसके आगे क्या लिख देंगे हम लोग, बी। थर्ड है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आपको सबको पता होगा 1100 से लेकर के 1000 ml ऑफ एयर जो होता है वो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, इसलिए इसके आगे क्या हो जाएगा, सी। रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से लेकर के 1200 ml ऑफ एयर होता है, इसलिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें, डी। वाइटल कैपेसिटी आपको सबको पता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम लोग मिला देते हैं तो वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मेशन होता है। तो वाइटल कैपेसिटी आपका लास्ट एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पे आ जाएगा ई। देखिए आपको पहले भी हमने बताया है कि आप लोग कंफ्यूजन कहाँ होगा इसमें क्वेश्चन में, रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में, कि क्योंकि दोनों की वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम है, 1000 ml है और यहाँ 1200 ml है।
और एनसीईआरटी में भी ऑलमोस्ट सेम दिया हुआ है, 1000 से लेके 1100 और 1100 से लेके 1200। तो हमने आपको बताया है पहले ही कि रेजिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है किससे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से, इसलिए रेजिडुअल के लिए आगे कौन सा होगा 1200 ml और एक्सपायरेटरी के आगे कौन सा होगा 1000 ml ऑफ एयर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता है, हम लोग मैच कर लेते हैं। ऑप्शन ए जाता है थर्ड के साथ, तो थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीन ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट होगा, फोर्थ वाला, काट दीजिए इसको। अब देखते हैं ऑप्शन बी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जाता है फर्स्ट के साथ, तो बी फर्स्ट से सेकंड और थर्ड में मैच कर रहा है, तो आप फर्स्ट हटा दीजिए, दो ऑप्शन बचे हुए आपके पास। सी में आपका आंसर और क्वेश्चन दोनों क्लियर हो जाएगा। तो देख लेते हैं सी में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किससे मैच कर रहा है, 1000 ml ऑफ एयर, और वो किससे मैच कर रहा है आपका सेकंड, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 162, ये भी मैचिंग टाइप क्वेश्चन आपका, और ये बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए कैपेसिटीज़ के बारे में, टर्म के बारे में। यहाँ आपको वॉल्यूम नहीं याद करने की ज़रूरत थी, याद तो करना है आपको, बट इस क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम्स की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे पता होना चाहिए बस कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, एफआरसी क्या होता है और टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये किसके बराबर होता है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के। वहीं अगर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो जाता, अगर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो जाता तो ये किसके बराबर होता है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो यहाँ पे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है, पहला ऑप्शन इसी से मैच कर जाएगा। दूसरा है रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी वॉल्यूम। अब तक तो आप लोगों को रट्टा हो गया होगा पूरा कि ये किसके बराबर होता है, टोटल लंग कैपेसिटी के बराबर होता है। वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम किसके बराबर होता है, टोटल लंग कैपेसिटी के बराबर। और वाइटल कैपेसिटी आपका यहाँ पे क्या है, ERV प्लस TB प्लस IRV। ठीक, तो बी ऑप्शन किससे मैच कर जाएगा, सेकंड से, यहाँ पे बी हो गया। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ये किसके बराबर होता है, FRC के, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक, तो थर्ड ऑप्शन किससे मैच कर गया, सी से। ठीक, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, A1 B2 C थर्ड, फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 163, 1 सेकंड का क्वेश्चन था, इसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। देख करके सबको पता होगा एनसीईआरटी में लिखा हुआ लाइन है कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है, तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट, कि 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बाइंड करता है। एनसीईआरटी की लाइन दी हुई है, इसमें बिल्कुल भी रुकने का वो नहीं था, रीजन नहीं था कोई भी। क्वेश्चन नंबर 164, देखिए ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज, इसमें भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी, 1 सेकंड का क्वेश्चन था, सबको पता है। ग्राफ भी आपने देखा होगा तो भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिग्मॉइड शेप का होता है, किस तरह से होता है, सिग्मॉइड शेप का, ये ऐसे। ठीक, सिग्मॉइड शेप का ग्राफ होता है आपका, इसलिए कौन सा होगा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, सिग्मॉइड। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। हाँ, ये क्वेश्चन इस पेपर का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें कि कौन सा वेन, कौन सा वेंट्रिकल, कौन सा एओर्टा, कौन सा वेना केवा, कहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, कौन बॉडी पार्ट से लेकर के आता है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना था। इस पर अगर आप 1 से 2 मिनट भी अपना टाइम दे देते तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन क्वेश्चन करेक्ट होना मैटर करता है, तो आप अपना टाइम यहाँ पे दे सकते थे। देखिए पूछा है कि ये किसका है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, सबको पता होगा। इसमें से पूछा है कि कौन से करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 पॉइंट आपको ग्राफ पे दिख रहे होंगे, आप अपने पेपर में ध्यान से देखिए, 3 पॉइंट दे रहे होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब पूछा है कि फर्स्ट का ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग कहाँ पर है, सेकंड पॉइंट ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग कहाँ पर है, और थर्ड पॉइंट ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग कहाँ पर है। तो आप सबको पता होगा कि पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो सबसे ज़्यादा बाइंडिंग कहाँ पे होगी आपकी, पल्मोनरी वेन में।
सबसे ज़्यादा बाइंडिंग कहाँ पे होनी चाहिए? पल्मोनरी वेन में, मतलब सबसे ज़्यादा ग्राफ पे सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? पल्मोनरी वेन वाला पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। तो थर्ड क्या हो जाएगा आपका? पल्मोनरी वेन। तो थर्ड देखते हैं पल्मोनरी वेन कहाँ। एक ही ऑप्शन मैच करके आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते थे, जबकि लेकिन आपको हम लोग का डिस्कशन चल रहा है तो बताएंगे कि सारे ऑप्शन क्यों करेक्ट है वहाँ पे। अब हम लोग को करेक्ट ऑप्शन तो मिल गए यहाँ पे। अब देखते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए पल्मोनरी वेन से लेके आता है आपका लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में थोड़ा सा कम ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, किसके कंपैरिजन में? लेफ्ट ऑरिकल के कंपैरिजन में। इसलिए सेकंड जो पॉइंट होगा वो कहाँ पर हो जाएगा आपका? सेकंड पॉइंट हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो बिल्कुल यहाँ पे है थर्ड ऑप्शन में। और फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे हो जाएगा आपका? वेना केवा। क्यों वेना केवा? क्योंकि वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है कहाँ से? बॉडी पार्ट से। इसलिए सबसे ज़्यादा कम ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी कहाँ पे होगी? आपकी वेना केवा के अंदर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको आप डिफिकल्ट क्वेश्चन में कंसिडर कर सकते हैं इस पेपर के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 166, व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेज ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व्स बिकम। देखिए ऑक्सीजन का डिसोसिएशन, ऑक्सीजन डिसोसिएशन 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वैसे करता तो काफी सारे फैक्टर्स पे है, लेकिन एनसीईआरटी में मेंशन क्या है? 3 फैक्टर्स हैं। कौन कौन से? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H+ और टेम्परेचर। तो क्वेश्चन में मेंशन क्या आपका कि टेम्परेचर जब डिक्रीज करेंगे, जब भी टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन का एसोसिएशन होगा हीमोग्लोबिन से, ना कि डिसोसिएशन होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों फैक्टर अगर बढ़ते हैं तो ऑक्सीजन का क्या होता है? डिसोसिएशन होता है। लेकिन ये तीनों अगर टेम्परेचर यहाँ पे घट रहा है तो एसोसिएशन होगा और कर्व ज़्यादा क्या हो जाएगा? स्टीपर चला जाएगा। इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन करेक्ट है कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन, मोर स्टिप। क्वेश्चन नंबर 167 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सबको पता है हाई PCO2, हाई टेम्परेचर, हाई H+ कंसंट्रेशन फेवरेबल कंडीशंस बिल्कुल भी नहीं है। किसके लिए? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए। तो देख लेते हैं हम लोग कि इन सारे फैक्टर्स में कौन सा फैक्टर है। यहाँ पर हाई PO2 बिल्कुल फेवरेबल है, करेक्ट है। यहाँ पे नॉट पूछा है तो ये होता है फेवरेबल। लो टेम्परेचर होता है फेवरेबल, लेस कंसंट्रेशन होता है फेवरेबल। हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फेवरेबल कंडीशन नहीं है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए। इसलिए क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। और करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? फोर्थ ऑप्शन। क्यों? क्योंकि पूछा था नॉट फेवरेबल कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 168 पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शंस, विच वंस आर ट्रू एंड विच वंस आर फॉल्स। देखते हैं। एक्सपायरेशन इज नॉर्मली ब्रॉट अबाउट बाय द रिलैक्सेशन ऑफ इंस्पिरेटरी मसल्स। बिल्कुल सही है। जब भी इंस्पिरेटरी मसल्स क्या होती हैं? रिलैक्स होती हैं, तो एक्सपायरेशन होता है। हम लोग को यहाँ पे क्या देना है? करेक्ट, ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक, तो जब भी इंस्पिरेटरी मसल्स क्या होती हैं? रिलैक्स करती हैं, तो एक्सपायरेशन होता है। बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका स्टेटमेंट ये क्या है? ट्रू। देख लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैन होल्ड मच लेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन देन व्हाट डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कैन। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका? करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, पर्सन कैन एक्सपेल ऑल द एयर फ्रॉम द लंग्स बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या होता है? इन फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद रेजिडुअल वॉल्यूम हमारे लंग्स में बचा होता है। इसलिए क्या है आपका? जो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1100 ml से लेकर के 1200 ml ऑफ एयर तक। ठीक, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। ए राइज इन PCO2 इंक्रीजेज द ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। बिल्कुल गलत है। राइज नहीं, इंक्रीज नहीं करता है, डिक्रीज कर देता है। इसलिए ऑप्शन कौन सा? फोर्थ भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो हम लोग मैच कर लेते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। तो कौन सा स्टेटमेंट ऑप्शन हो जाएगा? करेक्ट, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 169 पे आते हैं।
आफ्टर टेकिंग अ लॉन्ग डीप ब्रेथ वी डू नॉट रिस्पायर फॉर सम सेकेंड्स। आप लोगों को पता होगा क्यों, क्योंकि हमारे ब्लड में CO2 का अमाउंट कम हो जाता है जब हम लोग बहुत लंबी गहरी सांसें लेते हैं। आप जब सुबह योगा करते होंगे या फिर कभी भी एक्सरसाइज के दौरान जब बहुत लंबी ब्रेथ लेते हैं तो आपके ब्लड में बहुत कम अमाउंट ऑफ CO2 ही बच जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी सांस को थोड़े टाइम के लिए रोक लेते हैं। इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेस CO2 इन ब्लड। तो देख लेते हैं कौन सा है। मोर CO2 इन ब्लड, जी नहीं, गलत है। मोर ऑक्सीजन इन ब्लड, गलत है। लेस CO2 इन ब्लड, ये ऑप्शन वही है जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे। तो कौन सा हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 170, a large proportion of oxygen remains unused in the human blood even after its uptake by body tissues. This oxygen, देखिए सबको पता होगा जो भी हम लोग की बॉडी में अनयूज्ड हो जाता है वो एक रिजर्व के फॉर्म में बॉडी में कहीं ना कहीं अवेलेबल होता है। तो ये ऑक्सीजन भी जो एक्स्ट्रा जो अनयूज्ड होता है वो भी हमारी बॉडी में रिजर्व के फॉर्म में अवेलेबल होता है। और हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई अच्छी फिजिकल वर्क करते हैं तो वहाँ पे यूटिलाइज हो जाता है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, एक्ट्स एज ए रिजर्व ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 171, इन दिस टिश्यूज हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको सबको पता होगा जब भी कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वहाँ पे ऑक्सीजन डिसोसिएशन ज़्यादा होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या, हाई CO2 कंसंट्रेशन की बात हो रही है। तो आपको पता होगा जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है वहाँ पार्शियल प्रेशर से भी कोरिलेट कर सकते हैं हम लोग उसको। मतलब यहाँ पे क्या कोरिलेट कर सकते हैं हम लोग, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक, तो ऑप्शंस पे हम लोग जाते हैं। इंक्रीजेज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बोथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, बिल्कुल गलत है। जब CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसलिए पहला ऑप्शन क्या है, गलत। सेकंड ऑप्शन जाते हैं, इंक्रीजेज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू ऑक्सीजन बट डिक्रीजेज इट्स एफिनिटी टू हाइड्रोजन, पहला ऑप्शन भी गलत है। इंक्रीजेज लिखा है और किससे, ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन से इंक्रीज नहीं करेगा, ऑक्सीजन से क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ये गलत है आपका। थर्ड ऑप्शन आते हैं, डिक्रीजेज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू ऑक्सीजन बट इंक्रीजेज इट्स एफिनिटी टू हाइड्रोजन, ये स्टेटमेंट कुछ सही लग रहा है, फिर से देखते हैं ध्यान से। डिक्रीज करता है एफिनिटी किस हीमोग्लोबिन का, किससे, ऑक्सीजन से, और इंक्रीज करता है किससे, H+ से, बिल्कुल सही है। आप लोग यहाँ से भी कोरिलेट कर सकते हैं कि जब PCO2 बढ़ता है तो H+ कंसंट्रेशन भी क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एफिनिटी जो होगा बढ़ जाएगा। तो इसलिए डिक्रीज करेगा एफिनिटी किससे, हीमोग्लोबिन से, और इंक्रीज करेगा एफिनिटी किससे, हाइड्रोजन से। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 172 पर आते हैं। फीटल हीमोग्लोबिन हैज़ X एफिनिटी, X हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि X लोअर होगा, हायर होगा, सेम होगा, क्या होगा हम लोग को बताना है। तो देखते हैं क्वेश्चन में कि ये लोअर होगा कि हायर होगा या फिर इक्वल होगा। इन दिस फीटल हीमोग्लोबिन हैज़ X एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन दैट ऑफ मदर्स हीमोग्लोबिन ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड आप सबको पता होगा 9 मंथ्स का होता है, और कब का होता है, जब आपका बेबी मदर के यूट्रस में अपना डेवलपमेंट होता है, उसका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है मदर के फीटस में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गेस्टेशन पीरियड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। ये ह्यूमंस में 9 मंथ्स का होता है। तो गेस्टेशन पीरियड के टाइम पर फीटल हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ज़्यादा होती है, कम होती है, या फिर इक्वलेंट होती है किससे, मदर्स हीमोग्लोबिन की एफिनिटी के बराबर। तो देखते हैं, तो फीटल हीमोग्लोबिन हैज़ सेम एफिनिटी, गलत। हायर सही है, बिल्कुल सही है, लोअर नहीं होता। और लोअर एफिनिटी अर्लियर बट हायर लेटर, बिल्कुल नहीं, गलत है बिल्कुल। पूरे टाइम में, पूरे गेस्टेशन पीरियड में जो फीटल की एबिलिटी होती है, फीटल की एफिनिटी होती है, वो ज़्यादा होती है मदर्स हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन में। तो यहाँ क्यों होता है, क्यों ऐसा, क्योंकि फीटस के पास बेटर एक्सेस होता है ऑक्सीजन के लिए, किससे, मदर्स के ब्लड स्ट्रीम से। मदर्स के ब्लड स्ट्रीम से
फीटस की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर CO2 कंसंट्रेशन, क्वेश्चन नंबर 173। देखते हैं क्वेश्चन में कैसे डील करना है इसको। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम बताएंगे जो कि NCERT में नहीं दी हुई है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि CO2 का कंसंट्रेशन आप सबको पता होगा, एल्वेलाई में कितना होता है, 40 mmHg। ये क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कहाँ पे, एल्वेलाई में। देखिए कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग को रिलेट कर सकते हैं किससे, पार्शियल प्रेशर से। किससे को रिलेट कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर से। तो पार्शियल प्रेशर जो होता है एल्वेलाई में कितना होता है आपका, 40 mmHg। और आपको पता होना चाहिए, जो कि NCERT में एक पॉइंट नहीं है, एक्सपायर्ड एयर में CO2 का कंसंट्रेशन होता है, मतलब CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है कितना, 32 mmHg। कितना होता है, 32 mmHg होता है। इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एल्विलर एयर में ज़्यादा होगा CO2 कंसंट्रेशन और एक्सपायर्ड एयर में क्या होगा, CO2 का कंसंट्रेशन कम होगा। इसलिए देख लेते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, मोर इन एल्विलर एयर देन एक्सपायर्ड एयर। पहला ऑप्शन ही करेक्ट मिल गया। बाद में बाकी के बच्चे 3 ऑप्शन देख लेते हैं, तो ये एक तरह से क्या है, करेक्ट ऑप्शन। और नीट में कभी भी 2 ऑप्शन करेक्ट नहीं होते हैं, इसलिए पहले ही ऑप्शन करेक्ट मार के हम लोग आगे बढ़ सकते थे, लेकिन देख लेते हैं बाकी के 3 ऑप्शन भी। तो सेकंड ऑप्शन है मोर इन एक्सपायर्ड एयर देन एल्विलर एयर, गलत है। क्यों, क्योंकि एक्सपायर्ड एयर में कितना होता है, 32 mmHg और एल्विलर एयर में 40 mmHg, इसलिए क्या है, गलत हो गया। थर्ड देख लेते हैं, मोर इन इंस्पायर्ड एयर देन एल्विलर एयर, गलत है। इंस्पायर्ड एयर में CO2 का कंसंट्रेशन कम होता है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में, एल्विलर एयर के कंपैरिजन में, इसलिए क्या है, ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। मोर इन इंस्पायर्ड एयर देन इन एक्सपायर्ड एयर, इंस्पायर्ड एयर में CO2 का कंसंट्रेशन कम होता है, ना कि ज़्यादा हो, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 174, इन ह्यूमंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के सारे स्टेप आपको पता होंगे, देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप हैं रेस्पिरेशन में और कौन सा नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या पूछा है, नॉट पूछा है, कौन सा स्टेप रेस्पिरेशन का नहीं है। तो देखते हैं पहला स्टेप, एल्वियोलर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। जी हाँ, बिल्कुल होता है, एल्विलाई से ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है और CO2 जाता है कहाँ पे, एल्विलाई में, इसलिए एल्वियोलर डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन और CO2 का। तो ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ये होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, बिल्कुल होता है, CO2 और ऑक्सीजन और भी गैसेस का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ब्लड, तो ये ऑप्शन भी होता है रेस्पिरेशन में। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, जी हाँ, बिल्कुल होता है, टिश्यूज और ब्लड के बीच ऑक्सीजन और CO2 का भी डिफ्यूजन होता है, एल्वेलाई और ब्लड के बीच भी ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है, इसलिए कौन सा ऑप्शन, ये भी सही है। यूटिलाइजेशन ऑफ CO2 बाय सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस, जी हाँ, बिल्कुल, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि यूटिलाइजेशन किसका, CO2 का नहीं होता है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए CO2 का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और हम लोग से इनकरेक्ट ऑप्शन ही पूछा था, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 175, मोस्ट ऑफ आवर सेल्स आर सराउंडेड बाई। देखिए अगर सेल्स के बाहर की बात हो रही है, मतलब आउटसाइड द सेल्स, सराउंडिंग की बात हो रही है, मतलब सेल के चारों तरफ, तो सेल के चारों तरफ कौन सा फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मेनली 2 चीजें आती हैं, क्या क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्लाज्मा। क्या क्या आता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्लस प्लाज्मा। ठीक, तो देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा है, ब्लड फ्लूइड इक्विवेलेंट टू सी वाटर इन सॉल्ट कंपोजिशन, ब्लड बिल्कुल गलत, ब्लड क्योंकि वेसल्स के अंदर होता है, सेल्स के बाहर वाला एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड नहीं है ब्लड। फ्लूइड इक्विवेलेंट टू सी वाटर इन सॉल्ट कंपोजिशन, बिल्कुल गलत। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जी हाँ, यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 176, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट अबाउट लिम्फ। लिम्फ के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है, तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, लिम्फ इज कलरफुल एज इट हैज हीमोग्लोबिन बट नो RBC। लिम्फ कलरफुल नहीं, कलरलेस फ्लूइड होता है, इसलिए पहला ऑप्शन ही क्या हो गया आपका,
पहला स्टेटमेंट ही क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, इट कंटेन्स स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, बिल्कुल सही है। लिम्फ के अंदर लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या काम करता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है। और आपका टी लिम्फोसाइट क्या करता है, बी लिम्फोसाइट को हेल्प करता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन में, और टी लिम्फोसाइट आपका सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक, तो लिम्फ जो है, लिम्फोसाइट्स में, लिम्फ में जो लिम्फोसाइट्स होते हैं जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं बॉडी को अगेंस्ट जर्म्स एंड पैथोजेंस, मतलब इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं। इसलिए कौन सा ऑप्शन, ये स्टेटमेंट सेकंड क्या होगा, सही होगा। तो इसमें से पूछा है इनकरेक्ट, तो हम लोगों को क्या देना है कि कौन सा इनकरेक्ट है लिम्फ के बारे में। तो अभी तक हम लोग को कौन सा ऑप्शन मिला है इनकरेक्ट, पहला ऑप्शन, पहला स्टेटमेंट। स्टेटमेंट थर्ड देखते हैं, लिम्फ इज एन इंपॉर्टेंट कैरियर, लिम्फ इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द, लिम्फ इज एन इंपॉर्टेंट कैरियर इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल लाइफ, बिल्कुल सही है। लिम्फ इंपॉर्टेंट कैरियर होता है किसका, लैक्टियल्स जो होते हैं वो फैट के एब्जॉर्प्शन में, फैट के ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, करेक्ट। और स्टेटमेंट डी देखते हैं, फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल लाइफ, वही लास्ट वाले स्टेटमेंट को हमने एक्सप्लेन किया है, वही सेम फोर्थ स्टेटमेंट भी है, इसलिए स्टेटमेंट 4 भी क्या होगा, करेक्ट। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक, लिम्फ नोड्स फॉर्म, और क्वेश्चन नंबर क्या है 177, लिम्फ नोड्स फॉर्म। देखिए आपको पता होगा हमारी बॉडीज में दो तरह की लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक, लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या करते हैं, आपके लिम्फॉइड ऑर्गन लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन में और मैच्योरेशन में रोल प्ले करते हैं। वो जो कि लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, एंटीबॉडी प्रोडक्शन में, हमारे बॉडी को इम्यूनिटी के प्रोवाइड करने में रोल प्ले करते हैं। तो देख लेते हैं लिम्फ नोड्स क्या करते हैं। लिम्फ नोड बनाते हैं हार्मोन्स, गलत है। लिम्फ बनाते हैं, गलत है। एंटीजेंस बनाते हैं, गलत है। लिम्फ नोड किसका फॉर्मेशन करते हैं, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 178, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लिम्फ। लिम्फ के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो WBC और सीरम गलत है, लिम्फ WBC प्लस सीरम नहीं होता है। सेकेंड ऑप्शन, ब्लड माइनस आरबीसीज एंड सब प्लाज्मा प्रोटीन्स, सम प्रोटीन्स। देखिए ब्लड माइनस आरबीसीज एनसीईआरटी के लाइंस में लिखा हुआ है, इस तरह बना के तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा हुआ ब्लड माइनस प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या होता है, आपका सीरम होता है। इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, सेकंड ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है हम लोग को। देख लेते हैं थर्ड भी, आरबीसीज माइनस WBC प्लस प्लाज्मा, कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल बेकार ऑप्शन है ये। और फोर्थ क्या, आरबीसी प्लस प्रोटीन प्लस प्लेटलेट, ये लिम्फ सीरम का, लिम्फ का डेफिनेशन है ही नहीं, तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो मूव करते हैं हम लोग 79 पे। क्वेश्चन नंबर 179, read the following statements and select the correct option. इस क्वेश्चन में हमसे करेक्ट इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, क्रोकोडाइल हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नॉर्मली रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल क्या है, एक्सेप्शन है। यहाँ पे 4 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं, इसलिए स्टेटमेंट 1 क्या है, करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, क्रोकोडिलियन हार्ट रिटेन्स बोथ सिस्टमिक आर्चेज that join, causing mixing of blood in the dorsal aorta, while avian heart has lost left systemic arc। जी हाँ, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। जो एवियन हार्ट होता है उसमें लेफ्ट सिस्टमिक आर्क नहीं होता है, जबकि क्रोकोडिलियन हार्ट में दोनों सिस्टमिक आर्क आर्चेज होते हैं, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी क्या है, करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 180 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ह्यूमन हार्ट। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट है, वॉल्यूम ऑफ द बोथ आर्ट्रिया इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आर्ट्रिया जो होता है आपका वो स्मॉलर चैम्बर्स होते हैं, स्मॉल चैम्बर। तो अगर दोनों आर्ट्रिया के वॉल्यूम को मैच ऐड किया जाए तो दोनों वेंट्रिकल के वॉल्यूम से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ, वॉल्यूम ऑफ बोथ आर्ट्रिया इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स। सो क्या हो जाएगा स्टेटमेंट गलत। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स ग्रेटर देन बोथ आर्ट्रिया, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल्स क्या होते हैं आपके, लार्जर, और आर्ट्रिया क्या होता है आपका, स्मॉलर।
इसलिए क्या है, स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। आगे की दो स्टेटमेंट देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ बोथ आर्टरिया इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स, ये बिल्कुल बेहुदा ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल गलत है, तो इसको स्टेटमेंट क्या करेंगे, काट देंगे। वेंट्रिकल्स और अपर चैम्बर्स एंड आर्टरिया लोअर चैम्बर्स, ये भी गलत है आपका। वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो लोअर चैम्बर्स होते हैं और आर्टरिया क्या होते हैं, अपर चैम्बर्स होते हैं। इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Which of the following chambers of the heart has the thickest muscular wall? तो आपको पता होना चाहिए थिकेस्ट मस्कुलर वॉल उस हार्ट के चैम्बर को रिक्वायरमेंट होगी जो सबसे फोर्सफुली क्या है, ब्लड को पंप करता हो। तो आप लोगों को पता होना चाहिए सबसे फोर्सफुली ब्लड को पंप करता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। क्यों करता है, तो आपको पता होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल का काम होता है पंप करना ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या पंप करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। कहाँ पे, टू ऑल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी पार्ट्स, टू ऑल ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स, ठीक। तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, फोर्सफुली ब्लड को पंप करता है, कहाँ पे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी, कहाँ पे, टू ऑल ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स। इसलिए क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल जो होता है सबसे थिक होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 182, हार्ट पंप्स ब्लड मोर फोर्सफुली इन ओल्डर पर्सन्स देन यंगर वंस ड्यू टू। तो एक फैक्ट जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 182, फैक्ट क्या है, ये ऐसा इसलिए होता है, यंगर ओल्डर पर्सन्स में ब्लड जो होता है मोर फोर्सफुली पंप होता है देन यंगर वंस। इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे आर्टरीज में इलास्टिसिटी जो है आपकी घट जाती है। ओल्डर पर्सन्स में इलास्टिसिटी आर्टरीज की घट जाती है, इस वजह से क्या होता है, मोर फोर्सफुली ब्लड का पंपिंग होता है, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सेकंड। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको ये फैक्ट है पता होना चाहिए। कभी भी स्टेटमेंट बना के आ सकता है या फिर कहीं भी स्टेटमेंट में या सर्टन रीजन में स्टेटमेंट आपका आ सकता है। इसलिए क्या होना चाहिए कि ओल्डर पर्सन्स में इलास्टिसिटी घट जाती है आर्टरीज की, इसलिए ब्लड मोर फोर्सफुली पंप होता है। तो ये रीजन जानते रहिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 183, पेसमेकर इज सिचुएटेड इन। सबको पता होगा पेसमेकर किसको बोलते हैं हम लोग, साइनोआर्टरियल नोड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, साइनोआर्टरियल नोड या फिर एसएन नोड को, ठीक। तो एसएन कहाँ पाया जाता है आपका, सबको पता होगा वॉल ऑफ राइट एट्रियम में पाया जाता है। साइनोआर्टरियल नोड कहाँ पाया जाता है आपका, राइट एट्रियम के वॉल में, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देख के टिक करना था, इसमें बिल्कुल टाइम कंज्यूम नहीं करना था। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स टू टर्म्स रिप्रेजेंट द सेम थिंग। देख लेते हैं हम लोग। लिम्फोसाइट, एरिथ्रोसाइट बिल्कुल गलत है। लिम्फोसाइट क्या होता है, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं हम लोग आरबीसीज को, और लिम्फोसाइट क्या करता है, हमारा इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो क्या हो गया आपका, ये ऑप्शन गलत हो गया। प्लाज्मा और सीरम बिल्कुल नहीं, प्लाज्मा माइनस ब्लड प्रोटीन से आपका सीरम बनता है, तो सीरम और प्लाज्मा सेम नहीं है, तो भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। थर्ड होता है बिट्रल वॉल और बाइकस्पिड वॉल। सबको पता है दो फ्लैश या दो कस्ट बनता है किसमें, बाइकस्पिड वॉल में, और उसी का दूसरा नाम क्या होता है, मिट्रल वॉल। इसलिए क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट जो है, सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। फोर्थ भी देख लेते हैं, ये आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, पेसमेकर जी नहीं, पेसमेकर किसको बोलते हैं हम लोग, साइनोआर्टरियल नोड को। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो करेक्ट कौन सा है आपका, थर्ड ऑप्शन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 185, सेकेंड हार्ट साउंड डब इज एसोसिएटेड विथ। सबको पता है, देखिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग कि जो दो हार्ट साउंड्स होते हैं लब और डब, वैसे तो चार हार्ट साउंड्स होते हैं, लेकिन एक हार्ट साउंड होता है मरमर। लेकिन एनसीईआरटी में दो ही मेंशन है, कौन कौन से, लब और डब, ठीक। तो लब साउंड जो होता है वो आपका कस्पिड वॉल, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड के क्लोजर से प्रोड्यूस होता है, और डब जो होता है आपका वो आपका सेमिलुनर वॉल्स के क्लोजर से प्रोड्यूस होता है, ठीक। तो देख लेते हैं, डब साउंड के बारे में पूछा हमसे, तो क्लोजर आप कौन सा हो जाएगा, सेमिलुनर वॉल्स। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, स्टेटमेंट 1।
क्वेश्चन नंबर 186 ऑप्शनल सेक्शन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। ठीक, पहला है नोडल टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट विच हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल्स ड्यू टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई। देखिए पूरा स्टेटमेंट तो सही है, लास्ट में इसने ट्विस्ट किया है कहाँ पे, एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ड्यू टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। नोडल टिश्यू क्या होते हैं, ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, इनको किसी स्टिमुलस की जरूरत नहीं होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या आपका गलत है। करेक्ट वन हमसे पूछा हुआ है, ये होते हैं ऑटो एक्साइटेबल, ऑटो एक्साइटेबल होते हैं कौन, नोडल टिश्यूज। और यहाँ पे क्या बोला है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यहाँ पे एक्सटर्नल स्टिमुलस की जरूरत नहीं होती है नोडल टिश्यू को, इसलिए क्या हो जाएगा आपका ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। पोजीशन ऑफ साइनो आर्टेरियल नोड राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट आर्टरियम, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड है पोजीशन ऑफ आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोड राइट कॉर्नर ऑफ वेंट्रिकल, गलत है। ये पाया जाता है आपका लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट आर्टरियम, ना कि वेंट्रिकल में, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फोर्थ क्या है, एवी बंडल कंटिन्यूज फ्रॉम एवियन, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर बंडल कंटिन्यूज फ्रॉम आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोड, बिल्कुल सही है। Purkinje fibers are modified cardiac muscle fiber that originate from the arterioventricular node and spread into two ventricle, ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तो हमसे क्या पूछा था, करेक्ट वंस पूछा था, देख लेते हैं कौन कौन से करेक्ट हैं। तो स्टेटमेंट ए क्या है, गलत है, स्टेटमेंट बी बिल्कुल सही है, सी गलत है, डी सही है, ई सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड। कॉर्डिया टेंडनी, ये भी एनसीईआरटी में नहीं कहीं मेंशन है, तो कॉर्डिया टेंडनी के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, कहाँ पर जाता है। देखिए कॉर्डिया टेंडनी ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसका एक एंड जो होता है वो अटैच होता है किससे, वेंट्रिकल से, और दूसरा एंड होता है आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व से। कॉर्डिया टेंडनी एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं है, जिसका एक एंड किससे अटैच होता है, वेंट्रिकुलर वॉल से, वेंट्रिकुलर मसल से, और दूसरा एंड होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व से। ठीक, ट्राइकस्पिड वॉल्व से अटैच होता है। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, कार्डिया टेंडनी आर फाउंड इन वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन में कोई वेंट्रिकल्स नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन वन तो क्या है, बिल्कुल गलत है। वेंट्रिकल्स देख के तुरंत टिक मत कर दीजिएगा, वेंट्रिकल्स क्या है, ब्रेन में पूछा है, तो वेंट्रिकल गलत है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, जॉइंट्स ऑफ लेग्स, गलत है, लेग्स में कहीं कोई कॉर्डिया टेंडनी पाया जाता है। आर्टरिया ऑफ हार्ट, बिल्कुल गलत है, हार्ट के आर्टरिया में ना पाया जा करके हार्ट के वेंट्रिकल्स में पाया जाता है, इसलिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 188 मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। कॉलम 1 में क्या क्या है, आरबीसी, एंटीबॉडी, प्लेटलेट्स और सिस्टोल। कॉलम 2 में क्या है, कोगुलेशन, इम्यूनिटी, कॉन्ट्रैक्शन, गैस ट्रांसपोर्ट और हाइपरटेंशन। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूजिंग होते हैं। जब 4 कॉलम 1 के सामने 4 कॉलम 2 होता है तो मैचिंग इजी होती है। जब 4 कॉलम के आगे 5 होता है, 4 ऑप्शंस के आगे 5 होते हैं कॉलम 2 में, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि ऐसा हो नहीं पाता कि जो लास्ट वाला बचा है वो वही होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कौन सा किससे मैच करेगा। आरबीसी गैस ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए। एंटीबॉडी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी। प्लेटलेट्स कोगुलेशन करता है, तो क्या हो जाएगा, सी। और सिस्टोल मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी। तो सी बी डी ए देखिए कहाँ पर है, ए की मैचिंग है आपकी 4 से, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो सबको एलिमिनेट करके आप सीधा क्या करेंगे, पहला मैचिंग करके ही आप आगे बढ़ सकते थे। वैसे हम लोग पूरी मैचिंग करेंगे, देखते हैं। बी मैच कर रहा है किससे, सेकंड से, एंटीबॉडी किससे, इम्यूनिटी से, बिल्कुल सही है। सी प्लेटलेट मैच कर रहा है किससे, कोगुलेशन से, बिल्कुल सही है। और डी सिस्टोल किससे मैच कर रहा है आपका, कॉन्ट्रैक्शन से, बिल्कुल सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 189 blood enters the heart because muscles of the heart muscles of the। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, देखते हैं क्यों ब्लड एंटर करता है हार्ट में। तो आप सबको पता होगा जब आर्टरियम रिलैक्स करता है हमारा, तब ब्लड एंटर करता है किसमें, हार्ट में। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से ऑप्शंस हैं। आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट, गलत है।
आर्ट्रियम रिलैक्स, सेकंड ऑप्शन हम लोगों को करेक्ट मिल गया। बाकी आगे के ऑप्शंस देख लेते हैं। वेंट्रिकल रिलैक्सेस कोई मतलब नहीं, गलत है। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कोई मतलब नहीं, गलत है। तो आर्ट्रियम के रिलैक्सेशन से ब्लड का एंट्री होता है किसमें? हार्ट में। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 190, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब सिस्टोल मतलब क्या होता है आपका? कॉन्ट्रैक्शन, सबको पता है। सिस्टोल मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, पहला स्टेटमेंट है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू आर्टरी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू पल्मोनरी आर्टरी, सबको पता है। पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है आपका? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पाया जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में। तो पहला स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू एओर्टा एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड। तो ये भी क्या हो गया? गलत। थर्ड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू पल्मोनरी वेन एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू पल्मोनरी आर्टरी, पूरी तरह से गलत है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू पल्मोनरी वेन एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू पल्मोनरी आर्टरी। जी हाँ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डीऑक्सीजनेटेड कहाँ पाया जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में, और ऑक्सीजनेटेड कहाँ पाया जाता है? पल्मोनरी वेन में। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। फोर्थ भी देख लेते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू एओर्टा एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू पल्मोनरी आर्टरी, गलत है स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 191, if due to some injury the chordictendony of the tricuspid wall of human heart is partially non-functional, what will be the immediate effect? हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में ये बताया कि chordictendony ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है इसके बारे में। chordictendony ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसका एक एंड किससे अटैच होता है? ट्राइकस्पिड वॉल से, और दूसरा एंड अटैच होता है वेंट्रिकुलर मसल से या वेंट्रिकल्स मसल से। ठीक, तो अगर क्या हो जाए, chordictendony नॉन फंक्शनल हो जाए, तो पहले उसका पता होना चाहिए फंक्शन होता क्या है। chordictendony आपका chordictendony का रोल होता है, ये हार्ट की वॉल्व्स को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। फ्रॉम किससे? कोलैप्सिंग। किससे बचाता है? कोलैप्स करने से बचाता है। ठीक, अब देखिए कोलैप्स, अगर वो chordictendony आपका नॉन फंक्शनल हो जाएगा तो हार्ट की वॉल्स कोलैप्स कर जाएंगी, और हार्ट की वॉल्स कोलैप्स कर जाएंगी तो उससे ऐसा होगा आपका कि फ्लो ऑफ ब्लड किस में अफेक्टेड होगा? पल्मोनरी आर्टरी में। क्यों? क्योंकि राइट आर्टरियम में ऐसा काम करता है, राइट आर्टरियम में। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, फ्लो ऑफ ब्लड इनटू एओर्टा विल बी स्लोड डाउन। एओर्टा में नहीं, पल्मोनरी आर्टरी में होता है। पेसमेकर विल स्टॉप वर्किंग, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ब्लड विल एंड टू फ्लो बैक टू द लेफ्ट आर्टरियम, गलत है। फ्लो ऑफ ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस्ड, सही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 192, a red blood cell entering the right side of the heart passes by the or through the following structures। तो देखिए पॉसाउन कैसे होता है, 5 स्ट्रक्चर दिए हम लोगों को, कौन कौन से? एवी वॉल्व्स, सेमिलुनर वॉल्व्स, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स और साइनोआर्ट्रियल नोड। तो सबसे पहले आपका जाता है कहाँ पे? साइनोआर्ट्रियल नोड में। ठीक, उसके बाद जाता है आपका राइट आर्ट्रियम में, उसके बाद आपका जाता है आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स में, उसके बाद जाता है आपका राइट वेंट्रिकल में, उसके बाद जाता है आपका सेमिलुनर वॉल्व्स में। तो दे मैच कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले होगा साइनोआर्ट्रियल नोड, मतलब सबसे पहले कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ई। तो ये बस एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा? फोर्थ वाला, लेकिन बाकी सारे विषय चेक करेंगे हम लोग। उसके बाद होता है आपका राइट आर्ट्रियम, बिल्कुल सही है। उसके बाद आता है थर्ड नंबर आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, सही है। फिर फोर्थ आता है राइट वेंट्रिकल, सही है। फिर बी कौन सा आता है आपका? सेमिलुनर वॉल्व्स। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ।
क्वेश्चन नंबर 193, व्हाट हैपेंस व्हेन द पेसमेकर बिकम्स नॉन फंक्शनल। तो व्हाट हैपेंस व्हेन द पेसमेकर बिकम्स नॉन फंक्शनल, देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। वनली ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली, जी नहीं, अगर पेसमेकर नॉन फंक्शनल हो जाएगा तो दोनों कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों रिदमिक नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा, वनली वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली, गलत है। कार्डियक मसल्स डू नॉट अंडरगो कोऑर्डिनेटिंग रिदमिक मूवमेंट्स, ये सही स्टेटमेंट लग रहा है कुछ। और ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं, ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली, गलत है और ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहाँ पे अगर डू नॉट होता तो कुछ ऑप्शन करेक्ट इसको ही माना जा सकता था, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 194, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैचिंग पेयर, लव। फर्स्ट हार्ड साउंड कौन सा होता है, लव होता है। सॉफ्ट क्लोजर ऑफ एवी वॉल्स एट द बिगनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो आपको पता होना चाहिए एवी वॉल्स कहने का मतलब उसका क्या है, कस्पिड वॉल की बात हो रही है। एवी वॉल्स मीन्स कस्पिड वॉल, और कस्पिड वॉल ही क्या होता है आपका, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। जिसमें 2 फ्लैप होते हैं उनको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल, और जिसमें 3 फ्लैप होते हैं उनको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही करेक्ट दिख रहा है हम लोग को, लेकिन बाकी सारे ऑप्शन भी देख लेते हैं। सडन ओपनिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल्व्स, ओपनिंग से नहीं क्लोजिंग से होता है, तो स्टेटमेंट क्या है, गलत है। पल्सेशन ऑफ द रेडियल आर्टरी वॉल्व्स इन ब्लड वेसल्स, ये स्टेटमेंट भी गलत है आपका। ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से होता है पल्सेशन, और इनिशिएशन ऑफ द हार्ट बीट पुरकिंस फाइबर ना होकर के साइनोआर्ट्रियल नोड होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, SAN। तो ये भी ऑप्शन क्या है, स्टेटमेंट गलत। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1। Which of the following statements is correct? Human heart performs 72 cardiac cycles per second. Correct incorrect टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे पर सेकेंड दिया हुआ है, इसलिए स्टेटमेंट 1 क्या है आपका, गलत है। 72 कार्डियक साइकिल्स पर सेकेंड ना होकर के यहाँ पे क्या होना चाहिए, पर मिनट, ठीक। तो इसलिए कौन सा स्टेटमेंट 1 क्या है, गलत है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.6 सेकेंड, गलत है। ये कितना होता है, 0.8 सेकेंड्स, स्टेटमेंट ए भी गलत है। कार्डियक आउटपुट इज 50,000 ml, जी नहीं, 50,000 ना हो करके क्या होता है, 5,000 ml, 5,000, इसलिए ये भी गलत है। स्ट्रोक वॉल्यूम है 70 ml, ये सही है, एनसीईआरटी मेंशन भी किया है, इसलिए स्टेटमेंट 4 क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 196, What would be the cardiac output of a person having 72 beat per minute and a stroke volume of 50 ml? देखिए, तो कार्डियक आउटपुट कैसे निकालते हैं हम लोग, कार्डियक आउटपुट इक्वल्स टू होता है हार्ट बीट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो क्वेश्चन में हमारा दिया हो कितना, 72 हार्ट बीट्स पर मिनट, 72 इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम कितना दिया, 50 ml। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी कितनी, 3600 ml। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 197, डायरेक्ट एनसीईआरटी का डायग्राम उठा के दे दिया है, कुछ करना नहीं था, देखते ही टिक मार के आगे बढ़ना था। तो एनसीईआरटी का डायग्राम देखते हैं, क्या ये मैच करता है, बिल्कुल एनसीईआरटी में इस तरह का डायग्राम बिल्कुल नहीं बना हुआ है, तो ये गलत है। पल्स का ये डायग्राम गलत है, ये डायग्राम ये भी गलत है, यहाँ पे इस तरह की चीज़ें एनसीईआरटी में कहीं नहीं है। ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी में बिल्कुल सही है, और यही डायग्राम आपको टिक करना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। देखते ही टिक करके आपको एनसीईआरटी के डायग्राम्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है, तभी जाके इस टाइप के क्वेश्चंस को आप करेक्ट कर पाएंगे, नहीं तो सारे के सारे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में आपका PCG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में सारे के सारे आपके क्या दिया हुआ है, PQRST, और आप सबको पता है P होता है, QRS कॉम्प्लेक्स होता है और T होता है। तो अगर डायग्राम आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन, डायग्राम आप ध्यान से देखने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 198 देखते हैं, इन अ स्टैंडर्ड ECG विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। देखते हैं, यस क्या है, स्टार्ट ऑफ सिस्टोल, गलत है। टी एंड ऑफ डायस्टोल, गलत है।
पी डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया, सबको पता है पी क्या रिप्रेजेंट करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया या फिर एक्साइटेशन ऑफ आर्टरिया। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या शो करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, और टी क्या शो करता है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 199, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, टी वेव इन एनईसीजी रिप्रेजेंट्स एक्साइटेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। गलत है। एक्साइटेशन ऑफ वेंट्रिकल मतलब होता है डीपोलराइजेशन, तो डीपोलराइजेशन ना करके ये रीपोलराइजेशन कॉज करता है, इसलिए क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे क्या होता है, डी एक्साइटेशन होता है या फिर रीपोलराइजेशन होता है, सही होता है रीपोलराइजेशन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, रीपोलराइजेशन या फिर डी एक्साइटेशन। ठीक, दूसरा देखते हैं, सम ऑफ पी एंड टी वेव्स इन अ गिवन टाइम पीरियड कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल। गलत है। पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हार्ट बीट रेट को डिटरमाइन करता है। द एंड ऑफ द पी वेव मेक्स द एंड ऑफ द सिस्टोल। बिल्कुल गलत। इन ए स्टैंडर्ड ईसीजी ए पर्सन इज कनेक्टेड टू मशीन विद 3 इलेक्ट्रिकल लीड। बिल्कुल सही है, 1 टू ईच रिस्ट एंड 1 टू द लेफ्ट एंकल। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 200 देखते हैं। द गिवन फिगर इज द ईसीजी ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन, विच वन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स इज करेक्टली इंटरप्रेटेड बिलो। देखिए आपको सबसे पहला ऑप्शन एक क्लियर दिख रहा है, करेक्ट ऑप्शन है, आप लोगों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। देखिए कॉम्प्लेक्स क्यूआरएस क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 कंप्लीट पल्स। लेकिन बाकी आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं हम लोग। वैसे ऑप्शन नंबर 1 क्या है, टिक मार के हम लोग आगे बढ़ सकते थे। पेपर में आपको सॉल्व करते हुए यही अप्रोच होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर देखते ही अगर आपको करेक्ट ऑप्शन एकदम दिख जाए और 100% श्योर है तो टाइम ना वेस्ट करें, बाकी ऑप्शन में टिक करके आगे बढ़े, क्योंकि टाइम का ही इंपॉर्टेंस है यहाँ पे नीट के एग्जाम में। कॉम्प्लेक्स क्यूआरएस 1 कंप्लीट पल्स। सेकंड ऑप्शन, पीक टी इनिशिएशन ऑफ टोटल कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। पूरी तरह से गलत, कोई मतलब नहीं है। पीक पी एंड पीक आर टुगेदर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। गलत। पीक पी इनिशिएशन ऑफ लेफ्ट आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन वाली। बिल्कुल गलत है। सिर्फ लेफ्ट आर्टेरियल नहीं होता है, पूरे आर्टेरियम कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है कौन, पी वेव। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरह से हम लोग ने पूरा पेपर डिस्कस कर लिया। अब देखिए पेपर के एंड में क्या करेंगे, आप पूरे पेपर को अच्छे से एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कहाँ पे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। जो भी क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो पॉइंट्स आप एक अलग से कॉपी में नोट डाउन करेंगे और एग्जाम टाइम में क्विक रिवीजन करते हुए अपने सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।